देन आगे जाओ। ठीक है, नंबर याद है सबको? क्या क्या था? 1 नंबर पे ये फॉलो करना था, 2 नंबर पे टर्न, 3 नंबर पे फिर आप यहाँ पे सामने आकर ये किया, 4 नंबर पे जंप किया, 5 पे लाफ किया, लाफ आउट लाउड, एंड 6 नंबर पे आपने। चलिए अब फेस कर लीजिए और मैं नंबर बोलूंगा, अब आप ठीक है? रेडी एवरीवन? रेडी हो गए? फेस कर लीजिए, अपने 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 पार्टनर्स को फेस कर लीजिएगा, और मैं जब नंबर बोलूं तो फिर उसको फॉलो करिए। इसको फिर से करेंगे क्योंकि अभी देखिए हम लोग क्या बातें करने जा रहे हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी की सबसे क्रिटिकल स्किल में मानी जाती है कोलैबोरेशन स्किल। 1 परफेक्ट, 2 and 3 wonderful, 4 and 5 wonderful and 6। क्या बात है, इसको एक बार और कर लेंगे, ठीक है? अब नंबर याद रहेगा। 2 and 3 4 5 and 6। तो वहां पे हमें रोक करके आप पास कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है और उसी में बहुत सारी टॉपिक्स कवर करनी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। विल स्टार्ट विद दैट। एनईपी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैं इसलिए पहले एमएचआरडी थी, अब एमओई हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है, ठीक है? अब एमएचआरडी नहीं हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, ठीक है? तो एमओई ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2019 में फर्स्ट ड्राफ्ट इसकी आ गई थी एनईपी की, 2019 में, 2019 में। इसके थोड़ी सी और बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे ना, इसकी तैयारी कहां से शुरू हुई, क्यों हुई, एनईपी क्यों लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, तो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, इसका नाम सुना होगा आपने, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की एक फ्रेमवर्क है। वहां पे आप देखिएगा 17 गोल्स की डिसीजन हुई थी। इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। 168 कंट्रीज दे केम टुगेदर वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे। वहां पे 4th नंबर गोल क्वालिटी एजुकेशन करके था, ठीक है? क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है वर्ल्ड लेवल की, ग्लोबल लेवल की हमारी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे कल की डेट में वर्ल्ड लेवल के बच्चों के साथ कंपीट कर पाए। वर्ल्ड अभी कहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है, डेटा एनालिसिस कहां पे क्या क्या चीजें, मशीन लर्निंग इस पे शिफ्ट हो चुकी है, और हमारे बच्चे अभी भी, हम लोग 18वीं और 19वीं शताब्दी की जितने भी हमारे, उन पे अभी बातें चल रही थी, राइट? तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी था हमारे टीचिंग पैटर्न को। इसलिए एनईपी ने एक सेंटेंस वहां पे मेंशन किया जहां पे उन्होंने बोला कि नाउ दिस स्टूडेंट हैज टू लर्न हाउ टू लर्न। तो जो पिछला पैटर्न था उनका लर्न करने का, वो कंप्लीटली हमारी रोड बेस्ड लर्निंग पे जा रही थी, कंप्लीटली रोड बेस्ड लर्निंग पे। इवन साइंस वो उसको रट लेते थे बच्चे, और रटने के बाद वो एग्जामिनेशंस में दे वर जस्ट, तो वो क्या था, हमारा रोड बेस्ड लर्निंग चल रही थी। बच्चे जब हमारे स्कूल से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 12th करने के बाद जब बाहर निकलते थे, तो दे वर जस्ट कैरिंग अ पीस ऑफ पेपर, वो सर्टिफिकेट का एक टुकड़ा लेकर के, एंड दे वर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। इवन द पीपल हु लाइक पासिंग आउट फ्रॉम द बीटेक एंड बीबीए इंस्टीट्यूट्स, व्हेन दे वर गोइंग फॉर द जॉब्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज क्या बोलती थी, दिस पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल, दिस पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो कहां पे ये गैप कहां पे है? कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशनल गैप थी, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए एनईपी ने क्या किया, पूरी एजुकेशन सिस्टम हमारी अब स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पे शिफ्ट कर गई, जहां पे वहां कम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पे शिफ्ट कर गई। क्वेश्चन पैटर्न अभी आप देख रहे होंगे, जहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस, मैक्सिमम A&R बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बच्चों में वो हमारी स्किल जो है वो डेवलप हो, और आने वाले समय में और भी ज्यादा, मतलब स्थिति अगर हम लोग नहीं उसको कंट्रोल किया, तो बच्चे अब क्या कर रहे हैं, आपने असाइनमेंट दिया और चैट जीपीटी से उन्होंने डाउनलोड कर लिया, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो यहां पे अब कल की डेट में क्या होगा, वो बच्चे हमारे जब वो इंस्टीट्यूशन से निकलेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसी जॉब जो है वहां पे रोबोट्स काम कर रही है, इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट में, वहां पे इनकी जरूरत ही नहीं है। तो दैट मीन्स अगर हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसलिए बोला जाता है उनको क्या बोला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट ऑलवेज इट्स आर्टिफिशियल, बट वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव द ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस तभी होगा जब हम, गॉड ने, भगवान ने सबसे ऊपर इसको दिया है, इसका इस्तेमाल करना अगर बच्चे भूल गए और कंप्लीटली डिपेंड हो गए हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कुछ भी सपोर्ट, कुछ भी डिसीजन, इवन पीपल आर टेकिंग द डिसीजंस फ्रॉम द अदर AI टूल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट।
इस पे डिपेंड जैसे ही बहुत सारी डिपेंडेंसी हो जाएगी तो हमारे बच्चे कल की डेट में अपना दिमाग लगाना कंप्लीट भूल जाएंगे। और ये होगा कि बच्चे जब यहाँ से पास आउट होंगे तो पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी ऐसी जॉब थी जो कंप्लीटली हमारी वहां पे एआई और रोबोट काम कर रही होंगे बदले, राइट। तो ये ना हो और बच्चे इसके लिए तैयारी कर लें, यही इसी के लिए ये इसको लॉन्च करना बहुत जरूरी थी। जो पुरानी पॉलिसी हमारी चल रही थी वो पॉलिसी 1986 की पॉलिसी अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे। इन्हीं 1986 के पॉलिसी में थोड़ी सी वहां पे बदलाव ला करके मॉडिफाई करके इन्होंने 1992 में लॉन्च कर दिया था, जिसमें कुछ बदलाव में ऐसा भी था, आपने सुना होगा उस समय एडल्ट एजुकेशन के नाम पे क्लासेस चलती थी, इवनिंग क्लासेस, जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किए को अगर याद होगा जो, राइट। तो ये वो यही था कि मॉडिफाई कर दिया इन्होंने और 1982 में तो पॉलिसी थी 1986 की ही, उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके 19 और हम लोग अभी 2020 की इतनी शताब्दी में पहुंच चुके हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें चेंज करनी, बदलाव लानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वहां से उसकी शुरुआत हुई जहां से 2014-15 से पूरी तरह से, एंड आपको मालूम होगा इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे के कस्तूरी रंगन जी, नाम सुना होगा आपने, इसरो के फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, उनके गार्जियनशिप में, उनकी चेयरमैनशिप में ये पूरी डिजाइन ड्राफ्ट की गई है एनईपी और एनसीएफ को। तो कितनी रिसर्च गई होगी आप समझ सकते हैं, कितने साइंटिफिक हमारी यहाँ पे डिजाइन की गई है हमारी एनईपी और एनसीएफ की, वर्ल्ड लेवल की ये पॉलिसी है। अच्छा, इसमें ये इन बातों का भी ध्यान रखा गया कि इंडिया वाज ऑलरेडी अ सुपर विश्व गुरु, ऐसे नहीं कहा जाता था पहले, राइट। इंडिया वाज ऑलरेडी द विश्व गुरु। हम लोगों ने कोई सर्जरी, ये सब मेडिकल साइंस वहां वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज से वी हैव नॉट, हमारी ऑलरेडी थी वो साइंस। कौन सी थी याद होगा? कौन सी सर्जरी, सर्जिकल साइंस थी जो कोई पता है? चींटी से जो करते थे। हाँ, क्या चींटा से जो मतलब हाँ चींटी का इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेदिक था, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता ऑलरेडी द सर्जरी, सर्जिकल साइंस पेपर, हमारी जो मेडिकल साइंस है चरक संहिता, ये आप देखिए कि कितने सालों पुरानी हमारी 2020 और कहाँ कितने साल पुरानी हमारी है, उसका आप देखोगे पीरियड्स, तो ऑलरेडी हम लोग उसमें, इवन आप देखिए एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में कितना आगे था इंडिया। अभी भी नासा इस पे रिसर्च करिए कि यार आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का पूरा एक्यूरेट मिनट एंड सेकंड्स ऐसे आपने, स्टिल दे आर रिसर्चिंग, बट तो सोचिए हमारी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस तक कितनी आगे थी, उसको सारे को फिर जीवंत करने की कोशिश की गई है। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो उन सब चीजों से ली गई है। हमारी ऑलरेडी आपके पास गुरुकुल परंपरा थी, जो गुरुकुल सिस्टम था जहां पे पढ़ाने का तरीका कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जिसको कंप्लीट हम लोगों ने खो दिया। तो ये सब धीरे धीरे उन सब चीजों को भी, और इसको जब ड्राफ्टिंग की गई थी 2019 में फर्स्ट ड्राफ्ट लॉन्च हुई, फीडबैक ली गई, पूरे इंडिया से फीडबैक ली गई, और आपको मालूम होगा 1,25,000 ग्राम समिति ने भी फीडबैक दिए थे। ग्राम समिति पता ही होगा, पूरा पैन इंडिया के 1.25 लाख, करीब 1.5 लाख ग्राम समिति ने फीडबैक दिया था एनईपी को चेंज। तो ये हमारा, दैट मींस ये इंडियन लोगों की पॉलिसी है, इट्स नॉट द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट द गवर्नमेंट पॉलिसी, इट्स पब्लिक पॉलिसी, राइट। तो किस तरह का होना चाहिए। और अच्छा ये बताइए कि एनईपी और एनसीएफ में, इन डॉक्यूमेंट्स में दोनों में अंतर क्या है? एनईपी द विजन डॉक्यूमेंट, विजन में क्या था, गवर्नमेंट का विजन था हमारे बच्चे जब पास आउट होकर के आपकी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से निकले तो केवल वो कागज का टुकड़ा जो वो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर ना निकले, उनके अंदर स्किल वो होनी चाहिए। और वो ही स्किल इन्होंने डिफाइन किया कि क्या क्या स्किल हमारे बच्चों में चाहिए और किस तरह से, कौन सी ऐसी स्किल जो वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे कंपीट कर पाए और भारत को आगे ले जाने में मदद करें। तो ये सब सारी हमारी एजुकेशन पॉलिसी इसमें डिफाइन की गई। कुछ प्रिंसिपल थे जहां पे इन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो, व्हेनेवर यू आर टीचिंग अ सब्जेक्ट देयर शुड बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन co-curricular and curricular, and there should be subject integration should be the part of that, कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड है, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो वो साइंस से इंटीग्रेशन है, साइंस पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स वहां पे अप्लाई हो रही है, साइंस पढ़ा रहे हो आप और प्लस मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो वहां पे कहीं ना कहीं वो फिजिक्स आपकी ज्योग्राफी में एप्लीकेशन हो रही है, वहां कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है। तो वो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो करके तब ऐसे पढ़ाया जाए। हमारी करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, हर एक टॉपिक आप पढ़ाओ तो कुछ ना कुछ ऐसी प्लान आउट करो अपने लेसन प्लान में जहां पे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, जहां पे बच्चों में प्रैक्टिकल वो अंडरस्टैंडिंग समझ में आए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, रोड बेस्ड लर्निंग पे हमारे बच्चे न शिफ्ट हों। ठीक है, रोड बेस्ड लर्निंग हमारे बच्चे न शिफ्ट हों, वो इन्होंने कहा कि पेडागोजिकल अप्रोच हमें चेंज करनी है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यही है, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन का मतलब ये है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, जहां पे एक सब्जेक्ट दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी है, तो उसको हम कैसे वहां पे डील करें, उस टॉपिक को कैसे डील करें, उसके बारे में इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी जो
इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हम लोगों ने बातें किया कि रोड बेस्ड लर्निंग अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब बच्चों की हम केवल मेमोरी चेक नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। अब आप देखें कि मेमोरी करके, मेमोराइज करके बच्चा जा रहा है, वहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गई। अभी भी बच्चे आपसे पूछते होंगे कि मैम ये तो क्वेश्चंस सिलेबस से बाहर चली गई है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन सिलेबस से बाहर, बच्चे सिलेबस से बाहर चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाई। कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक आपने थोड़ी सी उसकी क्वेश्चन पैटर्न को हल्का सा चेंज कर दिया आपने, बच्चे हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाई। एक्टिविटी बेस्ड जो हमारी एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग होनी चाहिए, वहां पे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारे बच्चों में नहीं हो पाई, तो वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो अप्लाई और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हैं बच्चे। क्यों? तो यही तरीका था। तो असेसमेंट पैटर्न इन्होंने कहा कि हमारी चेंज हो गई है। पहले हम कंप्लीटली समेटिव असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को हम मार्क्स देते थे और उसको 2 या 3 मैक्सिमम 4 पेजेस की हम लोग रिपोर्ट कार्ड दे देते थे, बट नाउ दैट नीड टू बी चेंज एंड दे हैव ऑलरेडी चेंज्ड इट। अब हमें बच्चों की कॉम्पिटेंसी जांच करनी है कि बच्चों में भी ये कॉम्पिटेंसी, ये क्षमताएं, ये स्किल, ये डेवलप हो पाई या नहीं। ठीक है? और हर एक टॉपिक के साथ नाउ दे हैव टैगिंग विद द कॉम्पिटेंसीज। हर एक टॉपिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने के सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं, उनके साथ वो कॉम्पिटेंसी उन्होंने टैग कर दिया है कि ये टॉपिक पढ़ाई जा रही है, ये टॉपिक पढ़ने से बच्चों में ये कॉम्पिटेंसी उनमें डेवलप होगी। और टीचर्स का मकसद केवल सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, उनका मकसद है हमें करिकुलर गोल जो डिफाइन की गई है एज पर एनसीएफ, दैट नीड टू बी अचीव्ड। ये मकसद था इनका। तो इस ऐसे हमें समझना है। और ये सब सारी 21st सेंचुरी स्किल्स भी हमें बच्चों में इनकलकेट डेवलप करती रहनी है, जिससे हमारे बच्चे जब बाहर निकले तभी हम बोलेंगे कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हुई है, बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो परिभाषा है, तभी हम उस डेफिनेशन को हम फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है? ये सब सारी चीजें हैं। और बोला गया कि टीचर्स, बिना टीचर्स के ये सब चीजें होने वाली नहीं है। यू पीपल आर द पिलर ऑफ एजुकेशन। विदाउट टीचर्स नथिंग विल हैपन, बिकॉज यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस एनसीएफ, एनईपी, व्हाटएवर द गाइडलाइंस हैव बीन गिवन। और आपके असिस्टेंस के बिना एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली फेल होगी। तो दैट मीन्स यू पीपल आर द हार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। दैट्स व्हाई दे सेड नाउ द टीचर्स नीड टू बी एम्पावर्ड फॉर 50 आवर्स a year. They have already defined कि 50 घंटे की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट नीड टू बी डन फॉर द टीचर्स नाउ। ठीक है? सीपीडी वो बोला गया कि 50 घंटे की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट नीड टू बी डन। और मैं तो चाहूंगा आप जो भी सेशन अटेंड करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेक श्योर यू आर गेटिंग ए सर्टिफिकेशन फॉर दैट। सर भी आपको असाइन करेंगे, इसकी सेशन की एक सर्टिफिकेट मिलेगी, जिससे स्कूल को नाउ व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर द रिन्यूअल दे कैन शो दैट ऑलरेडी आवर टीचर्स हैव गॉन फॉर द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स बीइंग डन, राइट? तो वो जस्टिफाई करनी पड़ती है इसके लिए। टीचर्स आर द मेन पिलर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद आप देखेगा कि हमारे जो ये जो चल रही है, उसमें आप देखेगा कि कुछ ऐसी जगह पे है जहां पे सिलेबस कुछ डिक्रीज कर दी गई, राइट? वहां पे सोशल स्टडीज में या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में वो सारी चीजें जो अभी इस 21वीं शताब्दी के 21st सेंचुरी एरा के लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स नहीं थी, उन सबको कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है, जो हमारे लिए अब मैंडेटरी नहीं है, उसको बच्चे वो पढ़ करके इसका कहीं पे यूटिलाइजेशन नहीं है फॉर दिस 21st सेंचुरी एरा, तो दैट्स व्हाई दे हैव ऑलरेडी बीन डिलीटेड। बट द टीचर्स who were teaching the social studies and all the subjects and where the deletion of the topic have been done, जहाँ पे हाफ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए, जो आपके 6th में करीब 32 चैप्टर्स थे, 16 पे आ गई है। बट बी प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑलरेडी वर्किंग ऑन द वर्कशीट्स, जहां पे आपकी, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन एनसीएफ कि 20% ऑफ द कंटेंट शुड बी द लोकल वन। लोकल मतलब अभी हम लोग इस बलिया के एरिया में हैं, तो फॉर द स्टूडेंट हु आर इन बलिया, फॉर देम द लोकल विल बी द बलिया वन, दे विल डू द प्रोजेक्ट एंड रिसर्च वर्क ऑन बलिया। सो जस्ट सी, अगर वो लोकल कंटेंट पे रिसर्च करके वो वर्कशीट और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बच्चे तो कितनी उनकी इंटरेस्ट और एंगेजमेंट कितनी बढ़ेगी। रियल लर्निंग वही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 30% ऑफ द कंटेंट, होल कंटेंट ऑफ दैट विल बी फ्रॉम रीजनल वन। रीजनल मतलब हम लोग अभी यूपी एरिया में हैं, तो ऑब्वियसली आवर रीजनल कंटेंट विल बी द, तो हमारी वर्कशीट्स आने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, जो भी हमारे टीचर्स होंगे, एसएसटी जो पढ़ाती होंगी उनके लिए। ठीक है? तो ये इन्होंने कुछ डिफाइन कर दिया गया, पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इस पे ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 13 जो जितने भी हमारे हैं ऑलरेडी दिस द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हम अब यही बातें मैं कर रहा था कि इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास यूथ पॉपुलेशन, इंडिया की सबसे बड़ी पावर क्या है? हमारे पास यूथ, हमारी जो, और ये वी ऑल आर यूथ बिकॉज यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ,
फॉर द कंट्री, आप यहाँ पे फ्यूचर शेप कर रहे हो इतने हजारों बच्चों की, तो आप शेपिंग द कंट्री, यू आर शेपिंग द कंट्री। कल की डेट में यही बच्चे हमारे जाकर के आगे बढ़ेंगे और वो भविष्य का निर्माण करेंगे, हमारे भारत का निर्माण करेंगे। यही जाकर के कभी इसरो में बैठेंगे और जाकर के एम्स या फिर अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के रिसर्च करेंगे और प्लस भारत के जनता का सोशल जो भी हमारा सेवा है वो करेंगे, राइट। एंड दे विल बी IAS, somebody will go for the defense services। तो ये बच्चे हमारे भविष्य है जिसका आप निर्माण कर रहे हो, ठीक है। तो ये यूथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ताकत भी थी। कहाँ पे हमारे यूथ लैग कर रहे थे, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन से निकल के और केवल ये कागज के टुकड़े, आप सब इंटरव्यू देने जाते होंगे, इस पर्सनल लाइक यू नो फीलिंग्स आई एम टेलिंग यू, whenever you are going for the interview in private sectors, what happens after coming out, वो जो आपने सर्टिफिकेशंस और whatever you have submitted over there, उनके लिए ये कागज का टुकड़ा they just store it and throw it on in the dustbin, that's much। ये उनके लिए इतनी ही वैल्यू होती है। तो क्यों अब मेरे पास मान लीजिए स्किल है नहीं, मैंने सपोज दैट ये कर लिया वो कर लिया, वो डिग्री बस पेपर में रह जाती है और वो स्किल हमारे अंदर नहीं आ पाई, तो मैं प्रेजेंट ही नहीं कर। आप सब कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, बिकॉज यू पीपल हैव ऑलरेडी, यहाँ पे आने से पहले आपने क्या किया, अपने स्किल को यहाँ पे प्रेजेंट किया, और जैसे ही आपने स्किल प्रेजेंट किया तो ऑब्वियसली यू आर टीचिंग ओवर देयर। अदरवाइज क्या होता, आपने एक CV सबमिट करते हैं, आपने लिख दिया B.Ed, I have done my M.Ed, I have done my BSc, MSc, whatever like you have done, and the school has called, okay, कल से आप, they call for the demo, they call for the interview. Why? They want to check the skill, whatever you have mentioned, क्या आप स्किल इस जो आपने मेंशन किया इसको प्रेजेंट भी कर पा रहे हो या नहीं, रियल वो स्किल वो चेक की जाती है। तो यही स्किल हमारे बच्चों में लानी है कि कल की डेट में ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उनको प्रेजेंट और अप्लाई भी करनी है लाइफ में, तभी वो जाकर के सक्सेसफुल और तभी वो सर्टिफिकेट को जस्टिफाई कर पाएंगे। दिस इज व्हाट दे वांटेड। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने अभी बातें किया, जो चीजें थी यही मैं बोल रहा था कि ग्लोबल सुपर पावर तो ऑलरेडी था, इंडिया जो विश्व गुरु की संज्ञा दी गई, बट अगेन वी आर नाउ अप्रोचिंग दैट विश्व गुरु। तो कैसे होगा, तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी, ये फाउंडेशन होती है हमारी, स्कूल्स इज अ फाउंडेशन। इसको अगर आपने चेंज कर दिया तो बच्चे हमारे जहाँ 12वीं निकलने के बाद दे आर ऑलरेडी मैच्योर्ड है ना, उस एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं जहां पे दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस ऑफ लाइफ, दे आर मैच्योर्ड, ठीक है। उनको आप कहीं भी छोड़ दो, जैसे बच्चे हमारे जाते हैं लाइक IIT निकल गए, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, बच्चा दे आर मैच्योर्ड एनफ टू टेक देयर डिसीजन। तो ये हमारी फाउंडेशन स्टेज होती है जहां पे इनको इतनी मजबूती कर देनी है कि हमारे बच्चे कल की डेट में निकल करके ये ना बोलें कि मैं बेरोजगार, मैं अनएम्प्लॉयड हो गया। यू हैव द स्किल, दे कैन यूटिलाइज देयर स्किल्स ऑन देयर ओन नाउ, ठीक है। तो ये मकसद था। ये आपने देखे होंगे कि ये अब 10+2 पहले जो सिस्टम थी हमारी वो शिफ्ट हो गई है 5+3+3+4 सिस्टम पे चली गई है। तो 5 years इज व्हाट फाउंडेशन स्टेज, जहां पे इन्होंने कहा कि 5 साल का होगा वो, और उसको हाँ राइट। तो बाल वाटिका और ये सब जो थी हमारी प्ले वे बेस्ड था, वो कितनी 3 years, दैट मीन्स नर्सरी LKG UKG हमारी 3 years की हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड हमारी 2 years की हो गई। तो दोनों मिलाकर के, दोनों स्टेज मिलाकर के 5 years हो गए हमारा, इसको कहा गया फाउंडेशन स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज whenever we'll speak, that's into 2 parts, one will be the pre-primary stage and second will be the first and second standard. Earlier there was no framework for the foundation stage, but now they have already given the framework and they have given the framework for this playway based. अब बच्चों को, स्कूल को या फिर माता पिता को, इवन पेरेंट्स हैव टू फॉलो द करिकुलम फ्रेमवर्क। पहले क्या कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि हमारे पेरेंट्स की ये मानसिकता थी कि हमारे बच्चे स्कूल लेवल, फॉर्मल स्कूल लेवल हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड शुरुआत होती है, दे वर नॉट यूज्ड टू, बट अब उनको थोड़ी सी अवेयरनेस आनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी हमारी करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन की गई है, ये जो अभी NCF आई है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया फॉर द प्री प्राइमरी स्टेज की ये चीजें हमें कॉम्पिटेंसी चाहिए बच्चों में, वो डेवलप करनी है हमें, वो क्षमताएं हमें बच्चों में डेवलप करनी है। अदरवाइज बच्चा हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड के लायक बनेगा ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमें प्रमोट ही नहीं मिल पाएगी उस बच्चे को, तो मेक श्योर दे आर गेटिंग दोज कॉम्पिटेंसीज। अदरवाइज फिर टीचर्स को ये सलाह दी गई स्कूल को कि अगर बच्चा हमारे UKG, दैट मीन्स आप लोग जो बोलते होंगे JKG या UKG, SKG जिसको बोलते, SKG या UKG करके जब बच्चा बाहर आ रहा है और फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने से अगर आप चेक कर लीजिए कॉम्पिटेंसी कहीं पे लैक हो रही है, तो उसको 3 महीने का और प्रिपेयर कर दीजिए आप, जिससे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने लायक बन जाए। अदरवाइज वो लर्निंग ऐप पूरी जिंदगी वो लर्निंग ऐप से फिल नहीं हो पाएगी, राइट। आपने फील किया होगा अभी ड्यूरिंग द कोविड इटसेल्फ, लाइक द स्टूडेंट कितनी गैप आ चुकी थी वहां पे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एंड फिजिकल यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं और आप आ रही हैं फिजिकली, काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मतलब था, यहाँ पे ये 3 स्टेज में डिवाइड कर दी गई। 5 years विल बी फाउंडेशन स्टेज, जहाँ पे 2 पार्ट में है आपका प्री प्राइमरी स्टेज एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, देन कम्स प्रिपरेटरी स्टेज 3rd 4th 5th,
राइट, 5+3, और फिर आता है हमारा मिडिल स्टेज 5+3+3, राइट। तो ये हो गया 3 साल, 6, 7, 8, 5+3+3 एंड +4, 4 विल बी बोथ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, दोनों मिलाकर के 4 साल हो गया हमारा 9th, 10th एंड 11th, 12th। ये हो गया आपका स्टेज वाइज, क्योंकि एनसीएफ जो बनाई गई है वो स्टेज वाइज है आपकी, ठीक है, क्लास वाइज ना होगा कि स्टेज वाइज, बिकॉज स्टेज को एज वाइज डिफाइन कर दिया इन्होंने, एज वाइज डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अभी जो भी आप एडमिशन भी लेते होंगे वहां पे एज का भी, तो एज वाइज अब हमारी करिकुलम और पेडागोजी को डिफाइन कर दी गई है एनसीएफ ने। तो एनसीएफ अब आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्लास की बात नहीं, एज वाइज स्टेज की बातें कर रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद एसीसी फ्रेमवर्क जो हम लोगों ने जो हमारी प्ले बेस्ड जो आपने बोला जो हमारी बाल वाटिका होती है उसको इन्होंने ईसीसी फ्रेमवर्क के अंदर रखा, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसमें केयर की भी जरूरत है, ऑब्वियसली एजुकेशन दैट नीड टू बी पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारी जो पैडागोजिकल अप्रोच होनी चाहिए, पढ़ाने लिखाने का तरीका प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसको इन्होंने डिफाइन किया कि मैक्सिमम हमारी प्ले वे बेस्ड से होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच करो, आप ड्रामा लो, गाना बजाओ, जो भी करना है आप करो। बुक्स को थोड़ी सी साइड में रख दो इन प्री प्राइमरी स्टेज, इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड। मैक्सिमम यू हैव टू डू व्हाट एक्टिविटी, प्ले वे बेस्ड लर्निंग टीचिंग होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे एंजॉय लाइक दे आर एंड लाइक बीइंग प्लेड एंड देन लर्निंग टू लाइक यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स बट विद द प्ले वे बेस्ड, ठीक है। तो इसलिए ये सब सारी चीजें इन्होंने कहा कि इस तरह से हम कराएं। आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू अगर पढ़ाना है वो करिए आप, डांस, ड्रामा, जो भी आपको लेना है वो सब करता होगा आप इनको बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों में अब केवल कॉग्निटिव मानसिक विकास ही नहीं देखनी है, वहां पे लैंग्वेज भी डेवलप करनी है, फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन भी रख दिया गया, जहां पे बच्चों की शारीरिक, इस फिजिकल पे भी हमें काम करना है, मेंटल डेवलपमेंट पे और SEL सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे भी काम करनी है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें ये ना, तो ये सब चारों पांचों चीजें हमें मिला करके तभी हमारी सर्वांगीण विकास हो पाएगी बच्चों में, ठीक है। तो ये सब हमारी फ्रेमवर्क होगी फॉर फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्यों, क्योंकि हमारे बच्चों में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इस छोटे छोटे बच्चों में, उसको हम नर्चर करें, उसको हम ज्यादा से ज्यादा उनको और इस तरह से करें कि उनको बर्डन न लगे एजुकेशन। That's why you need to be like, play with them, teach them that way, right? So that whenever they are like, growing up, वो पढ़ाई देख करके और किताबें देख करके they are not so bored now. They are enjoying their like process of studying and teaching, right? तो इस तरह से ये सब सारी चीजें कर दी गई। ये थोड़ी सी एक गवर्नमेंट के पास अभी मैंडेटरी आ चुकी है, ये फाउंडेशन लेवल लिटरेसी न्यूमरेसी है, FLN, जो माइट बी डेटा स्कूल से मांगी जा रही है पैन इंडिया, कि अब आप फाउंडेशन लेवल कहाँ से खत्म हो रहा है हमारा, फाउंडेशन स्टडीज खत्म हो रही है हमारी सेकंड स्टैंडर्ड। तो थर्ड स्टैंडर्ड में जैसे ही बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे एक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी मतलब लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी मतलब मैथमेटिकल स्किल, जो एक बेंचमार्क दी गई, तो वो बच्चों को पास करनी है। बेसिकली 2 से 3 साल पहले गवर्नमेंट ने किया था, वहां पे हमारे 53% बच्चे फ्लंक हो गए थे, राइट, पैन इंडिया। तो दैट्स व्हाई इट्स लाइक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है 2026-27 में ये हमारे पैन इंडिया में बच्चों को अचीव कर लेना है। तो ऑलरेडी द स्कूल्स आर माइट बी दे विल आस्क फॉर द डेटा फ्रॉम द स्कूल्स, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट FLN के लिए, ठीक है। ये तो हमारे उसके बाद यही पेडागोजिकल स्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे हम लोग, जहां पे फाउंडेशन स्टेज में कंप्लीट प्ले वे बेस्ड, जितना गाना बजाना कर सकते हो आप करो, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाओ आप। लेकिन जैसे ही बच्चा हमारा प्रेप स्टेज से 3rd से ऑनवर्ड्स चलने लगे, 3rd to 12, वहां पे जैसे ही अब 10th में आप गाना बजाना ऐसे तो पढ़ाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है क्लासरूम में, तो टीचर्स आर सेटिस्फाइड कि हाँ हमारे बच्चे समझ में आ रही है, बच्चों के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, क्वेश्चन आंसर उधर से हो रहे हैं, आंसर आप इधर से दे रहे हो, तो दैट मीन्स ये हमारी डिस्कशन अप्रोच लेनी है। हमारे क्लासरूम हमारा डायरेक्ट लर्नर्स, दे आर द लाइक उनको ऐसा नहीं बना देना है कि पैसिव लर्नर्स, व्हाटएवर आई एम टीचिंग दे आर जस्ट राइटिंग डाउन एंड गोइंग बैक होम, और उसको रट लिया और फिर आकर के एग्जामिनेशंस में उगल दिया, ऐसा नहीं हमें करनी है। तो दे आर ऑल्सो द डायरेक्ट लर्नर्स, दे शुड नॉट अ पैसिव लर्नर, जहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं है, बच्चों को मैं बता रहा हूँ वहाँ पे और बच्चे बस लिख करके और जो भी उनको और याद करके, और इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हमारी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, दूसरे तरह से रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। हमारी क्लास अगर पिन ड्रॉप साइलेंट में जा रही है और टीचर केवल बोल रहा है वहाँ पे, तो हमारी क्लासरूम वहाँ पे कहा गया कि ये सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट आप नहीं है। मेक श्योर व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ लेसन प्लान इज देयर लाइक सम एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन ही चल रही है, पेयर एंड शेयर डिस्कशन चल रही है, बच्चों के प्रेजेंटेशन करा रहे हो, वहां पे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग होनी चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन अगर लैक है तो फिर बच्चे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, दे आर जस्ट राइटिंग डाउन एंड व्हाटएवर यू आर, तो ये नहीं होनी चाहिए। रोड बेस्ड लर्निंग पे हमें, क्योंकि अब एग्जामिनेशन चेंज हो चुकी है ना, पैटर्न ही चेंज कर दिया गया।
अगर वो अभी रट करके जाएंगे वो आंसर ही नहीं कर पाएंगे। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में शिफ्ट कर गए, सीबीक्यू क्वेश्चंस में। उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्किल मापी जा रही है। यहाँ तक कि अब 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स पे पहले हम लोग एडमिशन लेते थे ना अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, हाउ मच यू गॉट, तो 99.5%। अब इन्होंने सीयूईटी डाल दिया, वहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पे अब बच्चों की कॉम्पिटेंसी माप करके और तब वो स्कूल कॉलेजेस असाइन की जा रही है। और तो ये मेनली इन्होंने कर दिया कि नाउ थर्ड ऑनवर्ड्स हम कोशिश करें कि वहाँ पे रिफ्लेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी अपनानी है। बच्चे भी रिफ्लेक्ट करें, बच्चे को चांस दें टीचर्स रिफ्लेक्ट करने का। वहाँ पे बच्चों की तरफ से कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं होनी चाहिए, वहाँ से भी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, डिस्कशन हो, अप्रोच हो, एक्टिविटी अप्रोच हो, जो भी आप लोग इस तरह के हमारे लेसन प्लान हो। ये हमारी रिकमेंडेशन की गई। असेसमेंट टूल्स को इन्होंने चेंज कर दिया, यही मैं बोल रहा था। असेसमेंट आप ले क्यों रहे हो, तो असेसमेंट मैं इसलिए तीन असेसमेंट इन्होंने कर दिया। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट मैं ले रही हूँ, तुम्हारी चेक नहीं कर रही हूं, अभी मैं तुमको और सिखाने के लिए ही असेसमेंट ले रही हूं, राइट। तो जितना आप असेसमेंट लेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैटर्न हमारी चेंज है असेसमेंट की अब, ठीक है। अब केवल रटने का नहीं है, उनका दिमाग भी लगाना है उस असेसमेंट में। उन क्वेश्चन को करने में रटने से काम नहीं चलेगा, उनका अब दिमाग लगानी है। इसलिए क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारी, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो केस बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए लगी गई वो, ठीक है। और मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच ली गई। लैंग्वेज में हम लोग इन लोगों ने कहा कि R1 R2 R3, आपने 3 लैंग्वेज फार्मूला सुना ही होगा। R1 R2 R3 3 लैंग्वेज फार्मूला है, पैन इंडिया दे हैव टू अप्रोच। R1 क्या है हमारा, रीजनल लैंग्वेज 1, ये हमारा यूपी है तो ऑब्वियसली हिंदी होगा। R2 विल बी द इंग्लिश एंड R3 विल बी आइदर संस्कृत और सम फॉरेन लैंग्वेज, नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्कूल्स। तो कहाँ पे शिफ्ट करना है, नाउ यू पीपल। उसके अलावा ये मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच है, इसका फायदा क्या है कि सपोज दैट आई एम अ स्टूडेंट इन योर स्कूल, लाइक, और यहाँ से कोई बच्चा यहाँ से कल की डेट में IIT चेन्नई की तरफ चला गया, राइट, और वहां पे पूरी पैन इंडिया की स्टूडेंट वहां पे आ रहे हैं, राइट। इवन द पीपल फ्रॉम द फॉरेन कंट्री दे कम। अब ये देखिए कि अब बच्चा कितना दूसरों के साथ मिंगल हो पा रहा है, कितना टीम में है ना, सारी कंट्री के, सारे पूरे देश के, यहाँ पे केरला से बच्चे आ गए, तमिल से, और उड़िया भी बच्चे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर, और देखिए अभी काफी फाइट चल रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जाकर के मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो नॉर्थ साउथ डिवीजन चल रही है, लैंग्वेज डिवीजन चल रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, दैट शुड नॉट, वी आर वन फैमिली, सो वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर्स लैंग्वेज एंड कल्चर। आइदर यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वी आर फैमिली, तो वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर्स लैंग्वेज। और लैंग्वेज एक ऐसा चीज है, आज मैं केरला में चला जाऊँ एंड आई विल स्पीक मलयाली, if I will be there in तेलंगाना, वहां पे तेलुगु, और आंध्र प्रदेश में चला गया तेलुगु बोल रहा हूँ, और प्लस यहाँ पे चेन्नई चला गया कल की डेट में, और मैं वहां की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो तमिल बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई विल बी फ्रेंडली विद देम, लाइक दे विल एक्सेप्ट मी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट द मार्किंग सिस्टम। मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर्मूला इसलिए दिया गया, एक स्किल आप डेवलप कर रहे हो, इसलिए स्किल का नाम दिया गया यहाँ पे। एक स्किल है, ये मार्किंग फॉर्मूला नहीं है, मतलब आपको मार्क्स नहीं देनी है कि कितना मैं तमिल जानता हूँ, नो नो, इट्स अ स्किल विच यू आर डेवलपिंग फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड, फॉर द फ्यूचर, कल के लिए हमारा बच्चा वहां पे गया एंड द पैन इंडिया स्टूडेंट्स आर देयर, ही इज कंफर्टेबल, लाइक नो बेसिक पता है। अच्छा, कैसे बेनिफिट होगी, बच्चे अभी मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके यहाँ एडमिशन लिया, आपने क्या किया, पूरे साल में मान लीजिए 1 महीने में 30 दिन है, 30 दिन में आपने क्या किया, 2 से 3 5 ही वर्ड हमें एक तेलुगु का हमें मिल गया, मैं सीख लिया। 12 महीने में कितने हो गए ये, 12 25 साल 60, 12 साल आपके साथ हूं मैं, यहां से निकला 12 साल में मुझे कितने वर्ड पावर हो गए एक लैंग्वेज के। तो सोचिए, बेसिक मुझे कम्युनिकेशन और बेसिक हमें वो जो क्या बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्सेप्टिंग। अभी आप ऑफ रिकॉर्ड फिर जा रहा हूं, अभी आप देखते हो ना, पॉलिटिशियन जब जाते हैं, हमारे केरला में गए तो थोड़ी सी लाइक, तो एक कनेक्शन है, लैंग्वेज को आपने अडॉप्ट किया, तो ऑब्वियसली यू आर अडॉप्टिंग माय कल्चर, यू आर एक्सेप्टिंग माय कल्चर, दिस इज व्हाट इंडिया वन फैमिली, दिस इज व्हाट लाइक नो मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच इज ऑल अबाउट। ओके, अपार्ट फ्रॉम मल्टीलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज के अलावा इन्होंने कहा कि अब हमें बच्चों में ये सब सारी स्किल्स डेवलप करनी है। साइंटिफिक साइंस पढ़ाओ तो बच्चों में वो क्यूरियोसिटी हो, साइंस के प्रति साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, उस तरह से वो सोचना भी शुरू करे। तभी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे छोटा सा भी एक्टिविटी करवा दिया, घर पे भी जाकर वो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो सर्फ लिया, वो लिया, जो वही आपने दिखाया, जो भी उसको मिला उसके साथ एक्सपेरिमेंट, दिस व्हाट साइंटिफिक टेम्पर, आपने उसके लिए क्यूरियोसिटी वो डेवलप कर दिया। तो ये चीजें होनी चाहिए, मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम, मैथमेटिकल थिंकिंग अप्रोच वो डेवलप करनी है। कोई भी सवाल ऐसा, इसीलिए आप मेंटल मैथ और ये सब अप्रोच की गई, जहाँ पे बिना पेंसिल का बच्चा सॉल्व कर रहा है, राइट, दिस इज व्हाट द लाइक मैथमेटिकल थिंकिंग अप्रोच, और ये सब डेवलप करनी है। वोकेशनल एक्सपोजर, ये पहले क्या था हमारा 11th और 12th में हम जाकर के बातें करते थे इस पे, अब ये 6 ऑनवर्ड शुरुआत हो जाएगी, तो 6 to 8 हमारी कॉम्बो चल रही है वोकेशनल एक्सपोजर। उसके बाद 9th में जाकर के बच्चा मैच्योर हो गया,
अब मान लीजिए मैं एक बच्चा हूँ जिसको मुझे मास कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म अच्छी लगती है, तो मैं 9th में जाकर के वो ऑप्शनल के रूप में वो ऑप्शनल ले सकता हूँ। आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई के साथ उसकी एक लेफ्ट मतलब राइट, अगर हमारी पूरी पढ़ाई है तो ये लेफ्ट में हमारा ये बिल्डअप हो रहा है, एक वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू हमारी स्किल आप बिल्ड कर रहे हो। कल की डेट में मैं अगर राइट में इसमें अच्छा नहीं कर पाया तो मैं ये लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, राइट। तो ये इसलिए स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा फोकस की जा रही है। तो वोकेशनल एक्सपोजर अब ये इन्होंने 6 ऑनवर्ड से शुरुआत कर दिया। 9th में जाकर के बच्चा मैच्योर होकर के, कोई लड़की है, गर्ल है, शी लव्स द ब्यूटिशियन एंड दिस काइंड ऑफ लाइक मॉडलिंग एंड शी कैन शिफ्ट ओवर देयर, लाइक शी टेक द ब्यूटिशियन कोर्स। कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिशियन और ये सब चीजें पसंद आ जाती है, राइट, कारपेंट्री पसंद आ जाती है, तो दे विल टेक अकॉर्डिंगली लाइक। तो ये सब होने के बाद अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। उसके बाद स्किल्स के बारे में हम लोगों ने बातें किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की जो स्किल, ऑब्वियसली उनसे ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा मुझे। आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना है, तो हम में अब क्या क्या हो नहीं सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑब्वियसली दे आर द, वी हैव द इमोशंस, वी नो द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, बट रोबोट हमारी फीलिंग्स को ये डिफाइन नहीं कर पाएगी। यू नो द फीलिंग्स ऑफ, दैट्स व्हाई द टीचर्स आर राइट, अदरवाइज रोबोट आती यहाँ पे पढ़ा करके चली जाती, राइट। या फिर चेयरमैन इस यहाँ पे बटन वहां पे दबाते और एक टीचर आकर के यहाँ से पढ़ाना शुरू कर देता और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करके और घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, फिजिकली वी आर कमिंग, ऑब्वियसली वी नो द इंटेलिजेंस, वी हैव द ह्यूमन इंटेलिजेंस, वी हैव द इमोशन, और इसीलिए इंडिविजुअल अटेंशन आप हर बच्चों को देते हो। हर बच्चों में अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। सारे बच्चे 40 बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी इंटेलिजेंस, सबकी अपनी अपनी तरीके से समझना है, तरीके से पढ़ते हैं। अदरवाइज सारे बच्चे हमारे डॉक्टर और सारे बच्चे तो अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके के हैं हमारे। कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा कल की डेट में, कोई फाइटर जेट पायलट भी बन जाएगा, उसको उड़ाएगा, और कोई साइंटिस्ट भी बनेगा, राइट, और कोई डिफेंस में भी जाए। तो वी हैव अ डिफरेंट माइंडसेट पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर। 40 स्टूडेंट है तो 40 माइंडसेट है, 40 लाइक डिफरेंट इंटेलिजेंस पीपल आर देयर, लाइक उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता को समझ करके और तब हमें तो इस तरह से, और हर एक बच्चे में कोई ना कोई स्किल होती है, ये हमें समझना है और उसको तब फिर इम्पार्ट करना है, ठीक है। उसके साथ ही मल्टीलिंग्विज्म अप्रोच के साथ ही, और प्लस ये जो हम लोग बातें कर रहे थे सब्जेक्ट इंटीग्रेशन के साथ ही, इन्होंने एक और रेफर किया कि इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, आइदर यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, ट्राई टू टीच थ्रू आर्ट। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट इज मैंडेटरी नाउ फॉर ऑल द कोर्सेज। इसका बेनिफिट क्या क्या है, आर्ट के साथ आप जब मैथमेटिक्स कैसे आर्ट के साथ पढ़ाओगे, आप सिंपल सा कोई प्रोजेक्ट, आप साइंस का प्रोजेक्ट देते हो बच्चों को, बच्चे घर से करके लाते हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं उसमें कितनी आर्टिस्ट डिजाइन, और जब आर्ट जैसे ही इंटीग्रेट हो गई, हमारी इंटरेस्ट अपने आप उसमें, एज ए स्टूडेंट मेरी इंटरेस्ट उसमें अपने आप बढ़ जाती है, उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को भी जब आर्ट के साथ आप पढ़ाओ तो आई विल टेक इंटरेस्ट इन दैट एज ए स्टूडेंट को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट शुड बी देयर, जिससे बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ जाए। एंगेजमेंट हमारी 100% हो गई क्लासरूम में उस टॉपिक के लिए, तो हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपने आप बिल्ड हो जाती है। अब मान लीजिए लैंग्वेज के टीचर्स को इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट करनी है, तो उनके लिए थोड़ी सी चैलेंज है। लैंग्वेज की जात में इंग्लिश लैंग्वेज हो गया हमारा, हिंदी होगी या संस्कृत लैंग्वेज, उनको कैसे हम आर्ट के थ्रू कैसे इंटीग्रेट करके पढ़ाएं, कोई एग्जाम्पल आप बताइएगा। तो यहाँ पे आप कुछ बोल रहे थे, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए आप केवल डिपेंड मत होइए, राइट, क्या क्या जैसे मान लीजिए आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, हाँ, या फिर हम दिस दोस्त पढ़ा रहे हैं, वो क्लास को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो एक चीज आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक आर्ट को आपने डिफाइन किया, इसको हम बोलते हैं विजुअल आर्ट, जहाँ पे विजुअल आर्ट में आ गया सब कुछ, जो भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट और इस तरह की चीजें जो बच्चे प्रोजेक्ट, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपने बोला टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ही हमने जो भी हमारे आसपास है उसी को टीएलएम के थ्रू इस्तेमाल कर लिया, राइट। दिस इज व्हाट विजुअल आर्ट। और कहीं पे आप परफॉर्मिंग आर्ट भी होगी, राइट। ग्रामेटिकल पोर्शन में आपने उसको इस्तेमाल कर लिया विजुअल आर्ट को, और प्लस लिटरेचर में आपने क्या किया, परफॉर्मिंग आर्ट ले लिया, कैरेक्टर रोल प्ले ले लिया आपने, वो भी आपका परफॉर्मिंग आर्ट हो गई। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट कर सकते हैं, और ये तीनों तरह के आर्ट को हमें इंटीग्रेट करनी है, नॉट ओनली द विजुअल आर्ट, देयर आर परफॉर्मिंग आर्ट टू, जहां पे आपको लगे कि इस परफॉर्मिंग आर्ट, कैरेक्टर रोल प्ले, हर एक स्टोरी में कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, एंड देयर आर 10 पीपल हु आर प्लेइंग अ रोल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो क्या कितना मजा आएगा बच्चों को, और वो टॉपिक को ही प्रेजेंट कर रहे हैं आप रोल प्ले करके, तो ऑब्वियसली उनकी तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो ही गई, समझ में आ गया उनको टॉपिक, तो टीचर्स का काम अपने आप कम हो गया। अब आपका बोलने का, समझाने का समझ में नहीं आ रहा है, पिलाया जा रहा हूँ घट्टी समझ में नहीं आ रहा है, बट आपने जैसे ही इस तरह की एक्टिविटी कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट कर दिया, बच्चों को समझ में
तो इंटरेस्ट जगाना है बच्चों को और प्लस इस तरह की चीजें। तो यही इन्होंने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये सब सारी चीजें जब भी आप इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट करते हो हमारी दोनों देखते हैं बच्चे कितना इंटरेस्ट लेने लगते हैं, एकदम वो गूगल पे भी जाएंगे, इधर भी सर्च करेंगे, हेल्प लेनी है वो भी करेंगे, एंड तो हमारी दोनों लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों हमारी काम करती रहती है। दैट मीन्स लेफ्ट ब्रेन हमारी जब चल रही है तो एनालिटिकल स्किल भी हमारी चल रही है वहां पे, और प्लस लॉजिकल स्किल भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आइडियाज सारे हमारे लेफ्ट ब्रेन का, और जब लेफ्ट ब्रेन भी काम करती है तो ये भी सारी हमारी राइट ब्रेन भी वहां पे क्रिएटिविटी जितनी भी चीजें हैं हमारे इंट्यूशन राइट इस तरह से करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये रिजल्ट होगा, ये सब सारी चीजें आर्ट क्रिएशन क्रिएटिविटी जो अपना इस्तेमाल करते हैं उसमें सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों को भी इन्होंने रिकमेंड किया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 9 to 12 में इन्होंने कहा कि बोर्ड्स को एग्जाम्स को थोड़ी सी इजियर कर दिया, राइट। पहले एक एग्जाम था जहां पे बच्चे फेल हो गए, बच्चे सुसाइड कर लिया, ये कर दिया। अब इन्होंने कहा क्या किया 2 बार एग्जामिनेशन कर दिया बोर्ड का, तो 2 बार ले सकते हो आप। मैथमेटिक्स में बच्चे ने एक में फ्लंक हो गया, या फिर एक्सपेक्टेशन थे हमारी 90% अबव की और मुझे आ गया 60%, मैंने क्या किया रिपीट कर दिया। अच्छा रिपीट किया बच्चे ने, पहले तो 60% आया था, अब 50% पे लटक गया, फिर क्या होगा, कौन से मार्क को हमारी काउंट की जाएगी, पहली वाले 60% पे। तो वहां पे भी ये दे दिया कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर ना हो, भाई एग्जामिनेशन प्रेशर ना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तो आप रिपीट कर सकते हो, बट फिर भी मैं कंसीडर करूंगा कि अगर आप में उसको 90 नहीं आ पाया और 70 फर्स्ट में आया था तो मैं 70 आपका ले लूंगा, वहां पे अगर 60 आ गई तो उसको मैं इग्नोर करके। तो ये काफी ज्यादा मतलब काफी आसान कर दिया, बोर्ड एग्जामिनेशन भी 2 बार लेने लगे ईयर में, ठीक है। तो ये सब सारी, उसके बाद असेसमेंट जो हम लोग बातें कर रहे थे, असेसमेंट कैसे शिफ्ट हो चुकी है, केवल अब मेमोरी पे नहीं है, अब असेसमेंट हमारी रिमेंबर सबसे नीचे पायदान पे रहता है, मेमोरी हमारी केवल रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, अब उससे काम नहीं चलेगा। लर्निंग पेरेंट्स भी बोलते हैं ना एग्जामिनेशन के समय में लर्न करो कल एग्जाम है लर्न करो, तो वो अब केवल लर्न करने से नहीं चलेगा, समझना भी है, तो अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, और अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने के लिए हमें एप्लीकेशन भी करनी है क्लासरूम में, और क्लासरूम में एप्लीकेशन कराएगा कौन, तो ये टीचर्स का डिप्ले। इसीलिए आपने कहा ना इस तरह की जो चीजें हैं वो एप्लीकेशन, और प्लस एक्टिविटीज जब आप कराते हो वो भी एप्लीकेशन है, एक्सपेरिमेंट जब आप कराते हो वहां पे जाकर के वो भी एप्लीकेशन है। इसी को ब्लूम सेक्टर में फ्रेमवर्क जब आप अच्छा आप एक्सपेरिमेंट कराते हो वहां पे बच्चे क्या करते हैं, आपने जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की है क्लासरूम में वहां पे जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया बच्चे ने। अच्छा जब भी एप्लीकेशन करते हैं बच्चे एक्टिविटी बेस्ड, जब भी अप्लाई कर रहे हैं वो अपने ब्रेन को, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 चीजें ऑलरेडी साथ में चलती रहती है। एनालिटिकल स्किल भी चलती रहती है, बच्चा एनालाइज करेगा ना, अभी हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे थे इस केबल को ऐसे करें ऐसे करें, ये एनालिसिस है हमारी। और फाइनली जब हमने अच्छा ये सही काम कर रहा है तो दिस इज व्हाट इवैल्यूएशन, जहां पे जजमेंट कर लेता हूं, ये एक्टिविटी इस तरह से मैं करूंगा, ये फिजिक्स न्यूमेरिकल इस तरह से कर रहा था, या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, या केमिस्ट्री का ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नहीं ये 3 ग्राम हमें डाली थी अदरवाइज ये फेल हो रहा है, तो ये इवैल्यूएशन है। ब्लूम का टैक्सोनॉमी, हाँ, या ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क है, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर्स, यही है। सो साइकोलॉजिकल ये तीनों फ्रेमवर्क पे हमारा चलता है, और लास्ट में जब हमारा बच्चा कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट तो फिर किस स्टेज में आ जाता है वो, अब हमारा सबसे ऊपर स्टेज पे संश्लेषण। अब ये है क्या, फिर क्या है, कैसे अप्लाई करेगा सीख, अप्लाई तो कर लिया, तो वो अब लास्ट में किस स्टेज पे पहुंच गया, उसका प्रोडक्टिव यूज कहीं, प्रोडक्टिव यूज कहीं पे अब कर सकता है, और कहां पे क्या क्या प्रोडक्टिव यूज, यही हम लोग अभी उस समय से बातें कर रहे थे। आपने क्या किया था, क्वेश्चन पैटर्न को हमें चेंज कर दिया। अब मुझे क्या है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मैंने अप्लाई करके तो देख लिया था, अब आप मुझे क्वेश्चन किसी भी पैटर्न से हमें पूछने की कोशिश कीजिएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, यही है हमारा। जैसे ही आपने एप्लीकेशन करवाया बच्चों को, बच्चे को समझ में आ जाती है कि यार ये टॉपिक अब समझ में आ गई मुझे, ये है ट्रिक। बस जैसे ही बच्चे ने अप्लाई किया, एक्टिविटी बेस्ड आपने किया, एक्टिविटी करवाया बच्चों को, एक प्रोजेक्ट दिया आपने, प्रोजेक्ट में बच्चा वो पूरा समझ रहा है, ये प्रोजेक्ट मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, वो टॉपिक उसको समझ में आ गई। ये प्रोजेक्ट आप जो कराते हो, और मोटरसाइकिल का एक प्रोजेक्ट करा लिया, बच्चे घर से करके लाए, उनको समझ में आ गया, तो ये टॉपिक ये है। अब वो क्रिएशन फेज में आ गए, जहां पे अब ये क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि ये मैंने इनोवेट कर दिया, क्रिएशन का मतलब है अब मैंने ये टॉपिक जो आपने पढ़ाया, अब मैं अपने तरीके से इसको समझ गया, अब मुझे आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछो, आंसर मैं करूंगा उसका। और यही है क्रिएटिविटी, जहां पे बच्चे इनोवेटिव तरीके अपना करके और प्लस सॉल्व कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस आप जो भी दे रहे हो, असेसमेंट दे रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, प्रोजेक्ट दे रहे हो, एक्टिविटी दे रहे हो, यहाँ पे हमें बच्चों को लानी है। इसके लिए असेसमेंट पैटर्न को ही इन्होंने कंप्लीटली चेंज। हाँ, परफेक्ट
परफेक्ट, यही आपने भी बोला, यही जब समझ गए बच्चे तो आप उनको तोड़ फोड़ कर दे दीजिए ना। एक बार आपने हमें इसको तोड़ के आपने दे दिया, असेंबल करना मैं जान गया, यही है। एक बार तोड़ दिया आपने और उसको फिर से आप एक एक्टिविटी दे दिया कि कुछ, तो आप तोड़ फोड़ के वो एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, एक बार उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया तो दे दो ना। दिस इज व्हाट द असेसमेंट पैटर्न ऑल अबाउट। तो दे वांट टू चेक द असेसमेंट ऑफ किड्स कि बच्चा आप क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर पा रहा है या नहीं। और यही एक क्रिटिकल, रिमेंबर आपके मोबाइल फोन में सबकी मेमोरी देखकर ही आप मोबाइल फोन लेते हो, उसमें भी मेमोरी है और प्लस आप जो कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हो वहां पे भी मेमोरी पड़ी हुई है। मेमोरी हर जगह है, गूगल से ज्यादा मेमोरी हमारी होगी नहीं, तो मेमोरी है हर जगह पे। तो मेमोरी अब नहीं जांचनी है कि तुमको याद है या नहीं, क्वेश्चन ये बोलो नहीं, अब एप्लीकेशन हैपेंस, अब तुम समझे हो या नहीं, अब ये तुम समझे हो या नहीं, राइट। तो ये मेनली इनका पैटर्न था, इसलिए आप देखें यही चीजें हम लोगों ने बातें किया, ये सब सारी चेंज कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसमें और बदलाव कर दिया इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे। ग्रेजुएशन में बच्चा अगर फर्स्ट ईयर पे ले लिया एडमिशन, और खुद ही मतलब लड़कियों में कुछ होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद उनको शादी हो गई, बच्ची चली गई बेचारी, एजुकेशन उसकी ब्रेक हो गई वहां पे। सेकेंड ईयर किया, वहां पे शादी हो गई, ब्रेक हो गई, पूरी 3 साल खराब हो गई उसकी। अब फिर से अगर शुरुआत करनी हो तो फिर से फर्स्ट ईयर से। अब इन्होंने किया फर्स्ट ईयर के बाद अगर बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो क्या होगा, ये आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट। आपने 2 साल कल कंप्लीट कर लिया, आपको एक डिप्लोमा मिल गई ग्रेजुएशन की, 3 साल कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिले, 4 साल कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हो, आपको मल्टीडिसिप्लिनरी डिग्री मिल गई। फिर से 1 साल के बाद अगर एग्जिट कर भी रहे हो, आपको कभी भी जीवन में ऐसे लग रहा है कि मुझे यार ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, वो अधूरा रह गया, आप किस क्लास से आप शुरुआत करोगे, सेकंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी, आपको सर्टिफिकेशन दे दिया, सेकंड ईयर डिप्लोमा दे दिया, थर्ड ईयर में डायरेक्टली आप एडमिशन ले लो कभी भी आपको ऐसा मन करे कहां से भी। तो दिस इज द बेनिफिट दे हैव ऑलरेडी गिवन फॉर द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें फॉर द बेनिफिट ऑफ, और फिर टीचर्स को कैसे कैसे अपॉइंट करनी है, टीचर्स को दिया कि अगर पैरा टीचर्स कैसे अपॉइंट करनी है, जो भी टीचर्स इवन प्राइमरी लेवल की टीचर्स को क्या क्या इनको, तो वो सब देखनी है, प्लस टीचर्स को क्या क्या देखनी है। 4 साल आपने कंप्लीट कर दिया तो 1 ईयर में ही आपका बीएड हो जाएगा, ठीक है। आपने 3 साल कंप्लीट करके छोड़ा था तो वहां पे 2 साल फिर, राइट। तो ये सब टीचर्स का कैसे रिक्रूटमेंट और किस तरह से हमें करनी है वो सब सारी गाइडलाइंस दे दी गई, ठीक है। यही हम लोगों ने बातें किया था प्रिपेयर और सीपीटी, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोगों ने असेसमेंट पैटर्न की बातें की, एचपीसी की बातें कर रहा था मैं, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, परख करके ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, ये अगेन द गवर्नमेंट एजेंसी जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों में हुई है या नहीं, इसी की असेसमेंट लेगा, और वही असेसमेंट हमारी क्या होगी, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कहा गया, जो सीबीक्यू क्वेश्चंस है सीबीए में शिफ्ट हो गया, हमारी टीचिंग पैटर्न भी शिफ्ट होनी चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग पे, और बच्चों की लर्निंग पैटर्न भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में शिफ्ट हो जानी चाहिए। उसके अलावा 21st सेंचुरी स्किल्स जो हम लोग अभी बातें करेंगे, वो सब सारी 21वीं शताब्दी की जो भी स्किल डिफाइन की गई, क्लासरूम में जब हो तो साथ में ये तो चल ही रही है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो चलेगा ही, साथ में ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स डिफाइन की गई ये भी बच्चों में डेवलप करते रहना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स क्या क्या है, टाइमलाइन दे दी गई, यही सब टाइमलाइन है आपकी। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ये टाइमलाइन दी गई। 21वीं शताब्दी की जितने भी स्किल्स हैं इसको इन्होंने 3 पार्ट में जैसे डिवाइड कर दिया। लर्निंग स्किल्स में इन्होंने कहा कि 4C कम्युनिकेशन स्किल बच्चों को बिल्डअप करो आप, विदाउट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन ऑब्वियसली राइटिंग करके भी कम्युनिकेट करते हैं बच्चे, लिखकर भी और बोलकर भी, तो ये दोनों अच्छी तरह से कम्युनिकेशन आप डेवलप करो बच्चों में। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करो जिससे बच्चों में एनालिटिकल डेवलपमेंट हो, एनालिसिस करके बच्चे आंसर कर पाए, और लाइफ में भी ये क्रिटिकल स्किल हमारी मदद करेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इस पे आप ऑलरेडी काम करते हो, जब भी हमें कोई भी आप नए असाइनमेंट देते हो, प्रोजेक्ट देते हो, आई एम अप्लाइंग माई ओन क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, तो ये तीनों चीजें चलती रहनी चाहिए। और लास्टली कोलैबोरेशन स्किल, जो अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया, वहां पे कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कैसे बच्चे टीम में काम करना सीखे। बच्चा अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सेल्फ, नहीं किसी से बातें कर रहे हैं, मतलब दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, व्हाट हैपेंस नाउ, तो दे आर सेल्फ सेंटर्ड, तो ये आगे चल करके बच्चा हमारा एकदम, मतलब उसके कोई फ्रेंड सर्कल फिर ज्यादा बन नहीं पाएगी, आगे चलकर वो टीम में कहीं पे डाल दो, 1000 लाइक माइक्रोसॉफ्ट ये सब में चले जाओ, आप गूगल में चले जाओ, हजार एम्प्लॉय होते हैं वहां पे, टीसीएस में चले जाओ, हजारों, अब वो कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, तो बच्चे में ये स्किल, इसीलिए इसको एक क्रिटिकल स्किल में डाल दिया कि अब बच्चों को ये भी हमें
क्लासरूम में, स्कूल में ये भी चीजें डेवलप करती है। इसीलिए आप सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे करते हो कि ये बच्चा इसके साथ बैठे, एटलीस्ट बातें कर पाए, कभी भी एक्टिविटीज दिया जाए तो एक पीयर लर्निंग में काफी होती है। तो इसलिए कोलैबोरेशन स्किल ये क्रिटिकल स्किल्स भी हो गई, लर्निंग स्किल्स में ये डाल दिया। तो उसके बाद लिटरेसी स्किल्स में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों में, जो भी पढ़ रहा है केवल किताबी ज्ञान में न आप स्टिक रहो। यू शुड टेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, जो भी हो रही है। साइंस का स्टूडेंट हो, साइंस में क्या क्या हो रही है, आपके डीआरडीओ क्या कर रहा है, आपका इसरो क्या कर रहा है, इवन नासा क्या कर रही है। यू शुड बी अवेयर ऑफ लाइक व्हाट इज द साइंटिफिक डेवलपमेंट इज हैपनिंग इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। ये हो गई आपकी तो लिटरेसी में। इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया आजकल लाइक सोशल मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है बच्चा, वो भी थोड़ी सी सतर्क होने की जरूरत है। बिकॉज आजकल काफी ज्यादा मीडिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं बच्चे, और आप देखते होंगे कभी आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं, उसी तरह के वीडियोज भी आने बच्चे की 4 घंटे चले गए, उनको पता ही नहीं चला हमारा टाइम कहाँ चला गया, क्योंकि वो आपके ब्रेन को मैप कर लिया, आपके इंटरेस्ट को, उसी तरह की वीडियो आने लगी, एल्गोरिथम के थ्रू उन्होंने मैप कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको मैप कर लिया। तो बच्चे अब हमारे थोड़ी सी अवेयर भी होनी चाहिए इस मीडिया लिटरेसी पे कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करें। इसलिए टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी लिटरेसी। जब भी टेक्नोलॉजी हाथ में हो तो उसको अपने बेनिफिट के लिए आप इस्तेमाल करिए। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, है ना। आपके ब्रेन को इस्तेमाल करना, इसीलिए बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और प्लस आपके डेटा को गैदर कर रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रही। हमारी डेटा गैदर किया और हमारे डिसीजन मेकिंग को वो चेंज कर सकता है अपने स्ट्रेटजी, अपने एजेंडा के थ्रू, लाइक बिकॉज इट्स ऑलरेडी मैप्ड, राइट। आपके इंटरेस्ट को जान लिया, इस तरह की वीडियो पसंद है, उसी तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि वो हमें इस्तेमाल करना शुरू करें, हम उसको इस्तेमाल करें, अपने बेनिफिट के लिए करें। तो ये बच्चों में हमें वो जरूरी है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। लास्टली लाइफ स्किल्स, ये सब सारी चीजें हैं जो हमें डेवलप करनी है बच्चों में। एफ स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। नॉर्मल किसी भी सिचुएशंस में बच्चों को डालो आप, वहां पे अडॉप्ट कर जाए वो। ऑब्वियसली पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ लाइफ है, ह्यूमन बीइंग है, पास फेल या इस तरह की चीजें होती रहती है। कुछ बच्चे हमारे हैं जो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, वो प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे, 2 साल आईआईटी प्रिपेयर किया, वहां पे कोटा में चले गए बच्चे, लास्टली ओह माय गॉड आई एम ऑलरेडी फेल्योर फ्रॉम माय लाइफ एंड देन, राइट। तो ये चीजें बच्चों में फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, कुछ भी चेंजेस अगर लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए बच्चा हमारा प्रिपेयर्ड है कि कल की डेट में ऑब्वियसली यू पीपल आर सो फ्लेक्सिबल। आज की डेट में एनईपी आई, आप चेंज कर लिए, कल की डेट में स्मार्टफोन आई, उसको भी अडॉप्ट कर लिया। परसों की डेट में आप जब आप जाते थे बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए, हजारों की लाइन लगी हुई है, आप 500 रुपए निकालने के लिए वहां पे लाइन में, 5000 निकालने के लिए आपके पैसे और घंटों लाइन में। अब सबके बैंक अकाउंट आपके मोबाइल फोन में लेकर के पॉकेट में आप चल रहे हो 5-5 बैंक। तो ये चेंजेस आपने स्वीकार किया, तो चेंजेस स्वीकार करने के लिए बच्चे भी हमारे रेडी रहे। कल की डेट में कुछ भी, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, कंपनीज में आप जाओगे, इवन आप छोटे से वेयर हाउस में चले जाओगे, अमेजोन इस तरह की वेयर हाउस में जहां पे रोबोट्स काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारी ऐसी वर्क है जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम होगा, और उसमें परफेक्शन भी रहती है। आप अभी देखोगे चाइना में एक आया था न्यूज जहां पे हॉस्पिटल है और वहां पे पूरी रोबोट्स काम कर रही है, एंड यू नो मशीन में जब वो काम करना शुरू करती है तो ऑब्वियसली जो फॉल्ट होता है वो बहुत मिनिमम होता है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ऑब्वियसली पता भी चल जाता है, ह्यूमन जो रॉन्ग होता है। तो इसीलिए बच्चों को इस तरह की अपनी मेंटल इस तरह डेवलप करनी है, कल की डेट में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे ही ना रिप्लेस कर दे, ये भी तैयार करके रखना है। तो ये सारी हो गई। और लीडरशिप स्किल, आप उस पर काम करते ही रहते हो, आप लोग लीडरशिप डेवलप करने के लिए। आई स्टैंड फॉर इनिशिएटिव, अच्छी इनिशिएटिव लेना शुरू करें। ऐसा हो कि कंफर्ट जोन में नहीं मैम, नहीं मैं ये नहीं करना चाहता यार, ये बहुत टफ है, आई डोंट वांट टू लाइक डू इट। फिजिक्स के न्यूमेरिकल यार ये तो समझ में आए भाई, छोड़ो इसको। एंड देन this should not happen. They should start taking initiative for any, like whatever the changes comes, take initiative in life. Don't be in the comfort zone. P stands for productivity, और initiative लेने से ही productivity आएगी। इनिशिएटिव लेगा नहीं कंफर्ट जोन में जो बच्चा आज स्कूल नहीं आ पाया, घर में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी आज की खत्म होगी, राइट। तो ही ऑलरेडी लॉस्ट। तो इनिशिएटिव लेना तभी प्रोडक्टिविटी आएगी, वो डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्टिविटी होता है ना। कंपनी से ले ऑफ हो जाते हैं, आपकी जब तक प्रोडक्टिविटी है, ये ह्यूमन, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में अब प्रोडक्टिविटी नहीं जाती है। यहाँ तक कि आईएएस को यहाँ के बाबा जी बुला लेते होंगे 6 महीने के बाद, आ जाओ भाई अपनी प्रेजेंटेशन दो, क्या डेवलपमेंट, क्या हुई काम। और इवन लाइक इन द सेंट्रल लेवल टू, लाइक इट्स नॉट कि आईएएस बन गए अब आपकी जॉब सेटिस्फाइड हो गई, अब आप नाउ यू डोंट नीड टू लाइक यू हैव टू शो द प्रोडक्टिविटी आफ्टर एवरी 6 months यू हैव बीन एनालाइज्ड। आपकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, व्हाई शुड वी गिव यू टू सैलरी। पब्लिक की जो मनी आपको मैं क्यों दूं, जो पब्लिक की टैक्स भर रही है उसकी जो पैसा होती है मैं आपको क्यों दूं, आप जस्टिफाई करो उसको। तो नाउ दे हैव टू आल्सो जस्टिफाई कि आप ये जॉब कर रहे हो, आईएएस कलेक्टर हो यहाँ के बलिया के, नाउ यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट यू हैव डन आफ्टर 6 months। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी की प्रोडक्टिविटी अब जांची जा रही है। नाउ
तो दे हैव टू बी प्रोडक्टिव। और लास्ट में सोशल एंड क्रॉस कल्चर स्किल्स होती है, जो हम लोगों ने अभी बातें किया था कि किस तरह की हमारी अदर कल्चर को कैसे हम अडॉप्ट करें, राइट, वो हमारी डिफाइन करती है कि कितने हमारे दोस्त बन गए, ठीक है, कैसे किसी भी परिस्थिति, किसी कल्चर में, किसी ट्रेडिशन में मैं पहुंच गया, वहाँ का हो गया मैं, राइट। वहाँ पे लंदन से आई और प्लस यहाँ बलिया में शिफ्ट हो गई, तो शी हैज अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ बलिया एंड शी बिकेम, राइट। तो ये है हमारी सोशल एंड क्रॉस कल्चर स्किल्स, ये भी डेवलप करते हैं। ये सारी एनईपी की रिकमेंडेशन थी जो हम लोगों ने अभी तक बातें किया, ठीक है। तो उसके बाद प्लस, ठीक है, नोइंग इंडिया बेटर, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस अबाउट नोइंग इंडिया बेटर। अगर इंडिया अपने आप में समुद्र है, जिसने रिसर्च कर लिया, जिसने पढ़ लिया भारत को, तो फिर वो तभी वो रियल जो नॉलेज होती है ना, नॉलेज तो हर जगह इंडिया में आप देखते हो, हर 10 किलोमीटर पर हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हर 50 किलोमीटर पर हमारी कल्चर चेंज हो जाती है, राइट। तो इतनी सारी वैराइटीज, डायनामिज्म हमारे इंडिया में ऑलरेडी छिपी हुई है। इसको आपने पढ़ लिया, जान लिया हमारे भारत को, हमारी हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, तो पूरी नॉलेज तो वहीं पे छिपी हुई है, राइट। तो आपको फिर लाइक ना फॉरेन एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई, अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज में अच्छी तरह से आपने एजुकेशन ले लिया, तो यू डोंट नीड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज डिग्री, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो एनईपी की थी। हल्की सी मैं एनसीएफ में आपको बता देता हूँ कि एनसीएफ पे क्या डिफरेंस था एनईपी और एनसीएफ में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद इसका नाम रखा गया, एक तो 2022 में लॉन्च हुई थी हमारी, एनसीएफ जो फाउंडेशन स्टेज की 2022 में लॉन्च की गई, वो केवल फाउंडेशन स्टेज को डिफाइन कर रही थी हमारी। उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्रेमवर्क, एजुकेशन फ्रेमवर्क उसको डिफाइन की गई, प्री प्राइमरी स्टेज को डिफाइन किया गया। लेकिन 2023 में जो लॉन्च हुआ, यू नीड ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, पानी वानी पीना है, 2 मिनट ब्रेक लेना, पानी वानी। 2022 में आई, वो तो हमारी पूरी प्री प्राइमरी स्टेज को डिफाइन कर रही थी, ईसीसी फ्रेमवर्क को डिफाइन कर रही थी, वहां पे फाउंडेशन स्टेज को, उस फ्रेमवर्क को डिफाइन कर रही थी, जहां पे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क के बारे में अभी डिस्कस किया। वहां पे स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारी। उसके बाद ये एनसीएफ एसई जो 2023 में लॉन्च हुई है, कंप्लीट स्कूल एजुकेशन को डिफाइन किया, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके, ठीक है। तो इसमें मेनली हमारी क्या है, ऑब्वियसली टीएलएम को इन्होंने कहा कि इसके भी थ्रू, प्लस आप लोगों ने काफी सजेस्ट किया जहां जहां पे आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू हम पढ़ा पाए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हेल्थ एंड वेलबींग पे हमें काम करना है बच्चों के। उसके बाद बच्चों की कंटिन्यूअस हमारी असेसमेंट चलनी चाहिए, क्योंकि आपकी वहां पे एसपीसी है, सर्वांगीण विकास, वो रिपोर्ट हमारी तैयार होती रहेगी आपके साथ। एक दिन में आप नहीं तैयार कर पाओगे, 32 पेजेस की रिपोर्ट कार्ड बच्चों को फटाक से आपने आधे घंटे में नहीं दे दोगे आप। इसके लिए पूरी तैयारी साल भर चलेगी। तो टीचर इज ऑलरेडी डूइंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूअस टीचर क्लास में गया है और उनकी सारे बच्चों की असेसमेंट चल रही है उनके दिमाग में, तभी वो वहां पे अपार आईडी में आप हमारी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हमारी फुलफिल कर रहे हो। वॉट एवर द एक्सपेरिमेंट यू डिड, वॉट एवर द एक्टिविटीज यू डिड, वो हमारी अपार आईडी हमारी स्टूडेंट प्रोफाइल में ऑलरेडी फिल्ड हो रही है, जिससे आप साल के अंत में वो एचपीसी निकाल के बच्चों को हाथ में थमा सकते, राइट। तो वो तैयारी टीचर्स की, क्लास में घुसा है, सारे बच्चे ऑब्जर्वेशन में हैं, टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हुई करिकुलम फ्रेमवर्क। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? एनईपी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बच्चे हमारे बाहर निकलेंगे तो वो एक कागज का टुकड़ा न लेकर के क्या स्किल उनमें डेवलप हुई है, ये विजन इन्होंने देखा एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। अब उसको पाएंगे कैसे, उसको अचीवमेंट होगी कैसे? तो ऑब्वियसली दे हैव गिवन द फ्रेमवर्क, इस पे चलोगे आप फ्रेमवर्क पे, इस करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे तो यू विल अचीव दैट वन। तो दिस इज ऑल एनसीएफ फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ फ्रेमवर्क में मेन पोर्शन क्या है हमारी, करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, यही हम लोगों ने बातें किया। विजन ऑफ एजुकेशन एंड विजन ऑफ सोसाइटी किसमें मेंशन है, हमारी एनईपी है डॉक्यूमेंट। और अब हमारी एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ये टॉपिक पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ोगे तुम, और इस पढ़ने से क्या क्या होगा, ये सब सारी हमारी एनसीएफ ने डिफाइन करके दे दिया। और इसके अगर ये कॉम्पिटेंसीज, अगर ये क्षमताएं बच्चों में डेवलप हो गई तो आगे चल करके क्या क्या होगा, और आपकी एचपीसी इसी पे बनेगी, रिपोर्ट कार्ड भी, राइट। तो ये सब सारी चीजें हमारी एनसीएफ ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। R1, R2 एंड R3 तीन लैंग्वेज फॉर्मूला था। R1, R2 हमारी अप टू 5th तक चलेगी, जैसे ही R3 हमारी 6 में बचेंगे, R3 भी उसमें इंक्लूड हो। बट स्कूल्स, कोई स्कूल है जो R1, R3 जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ही दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, हाँ है ना। डायग्राम्स है, जो सनबीम्स है, इस तरह की हमने सुना वाराणसी में स्कूल जो उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स से ही शुरुआत कर दिया। तो डिपेंडिंग ऑन द स्कूल टू स्कूल जैसा भी आपको लग रहा है। तो R3 दे हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स,
ठीक है, अर्बन आर्ट हुआ। इसके बाद इन्होंने सेकेंडरी स्टेज में जो हमारे बच्चे 11th में चले गए, अब बच्चों को क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ, सपोज दैट मैंने आर्ट्स के साथ ले लिया, इकोनॉमिक्स और ये सब, या फिर फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तरह की हमने कोर्स ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और मुझे इंटरेस्ट है थोड़ी सी फाइनेंशियल में, तो मैंने इकोनॉमिक्स को एज ए ऑप्शनल मैंने चूज किया, तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अब दे दी गई बच्चों को। तो ये सब सारी इन्होंने कॉम्बो एक लॉन्च कर दिया कि ये सब कॉम्बो फाउंडेशनल स्टेज में इन्होंने कहा था कि पंचकोशा विकास चाहिए, केवल कॉग्निटिव मानसिक विकास से काम नहीं चलेगा, और भी जितने भी हमें तभी सर्वांगीण विकास हो पाएगी, तभी बच्चों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यही सारी चीजें इन्होंने डिफाइन किया, और ये चीज ली गई तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है पंचकोशा विकास, जहां पे अन्न माया कोशा, प्राण माया कोशा, मनो माया कोशा और प्लस विज्ञान माया कोशा एंड आनंद माया कोशा, ये सब सारी चीजें रखी गई। ये दोनों मिलाकर के हमारा होता है फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन। अन्न माया कोशा, दैट मींस द फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, वही आउटपुट होगी आपकी वैसी। लेकिन हमें आउटपुट फूड के साथ और क्या क्या, तो इंटरनल वेलबींग, इसका भी ध्यान रखना है हमें, है ना, कि हमने 6 पैक तो कर लिया, बट उस बच्चे को फिर हार्ट अटैक नहीं आएगी क्या? आएगी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इंटरनल जो हमारी ऑर्गन्स है वो फिट नहीं है, तो उस पर काम करने के लिए आप स्कूल ऑलरेडी काम कर रहा है, योगा एक्सरसाइजेज हो रही है, इस तरह की चीजें आप करवाते हो यहाँ पे, राइट। तो दिस इज डिफाइनिंग आवर प्राणमाया कोशा। प्राणमाया दैट मीन्स प्राणवायु, एनर्जी, जो आप प्राणवायु दैट मीन्स ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, सही रूप से आप ब्रीदिंग, इसके लिए आप ये सब करते हो ना, योगा ये सब करते हो, तो दैट मीन्स इससे क्या हो रहा है, हमारी इंटरनल जो हमारी ऑर्गन्स हैं वो हमारी मजबूत होते चलेगा। ठीक है, खाना तो गया, बट हमारी इंटरनल वेलबींग ये भी होनी चाहिए हमारी, ये सब सारी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो दैट मीन्स दिस है एनर्जी, जो आप लाइफ एनर्जी ले रहे हो वो भी आपकी परफेक्ट। मनोमाया कहीं ना माइंड और इमोशन दोनों से आपका कनेक्टेड है, इसका ताल्लुक है मन और इमोशंस दोनों, दैट मीन्स हमारी ब्रेन, हमारी मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एबिलिटी एंड प्लस इमोशनल दोनों। और बस ये भी हमें ध्यान में रखनी है, तो मेंटल ऑब्वियसली भगवान ने ऊपर दिया है, तभी हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं बच्चों में, तो इसका इस्तेमाल पहले करो, एनालाइज करके तभी डिसीजन लो, राइट। तो ये मनोमाया कोशा हो गया। विज्ञान माया दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारे कोर्सेज होते हैं ना, मैथमेटिक्स, ईवीएस, ये सब जो सब्जेक्ट है वो इसमें आ गए। विशेष विज्ञान माया एंड लास्टली आनंद माया कोशा। हैप्पी स्कूल एनवायरमेंट की बातें होती है, बच्चा खुश है, बच्चा क्लास में खुश है, स्कूल में खुश है, घर पे भी खुश है, तो दैट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम हाई में जाती है। खुश है तो क्लास में बैठा हुआ है, खुश होकर के एंड पढ़ रहा है, जो भी पढ़ाई गई, हैप्पीनेस, दैट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम हाई, उसकी एंगेजमेंट लेवल हाई है, तो दैट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप 100% टू 100% को देगा। तो बच्चों में ये भी देखनी है कि हम जब क्लासरूम में घुसे, और फिर ये क्लासरूम स्ट्रेटजीज में आती है कि वो 3 स्ट्रेटजीज में डिफाइन की गई है क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को, जहां पे आप ओपनिंग फेज किस तरह से आप एंटर करते हो क्लासरूम में, वो भी आपकी पूरे 50 मिनट, या फिर जो मदर टीचर होंगी उनकी तो पूरी दिन उस बच्चों के साथ गुजरता है, तो कैसे आपने एंटर किया, आपकी पूरी 50 मिनट उस पर डिपेंड कर जाती है कि अब हमारा 50 मिनट बच्चों के साथ कैसा होने वाला है, वो पूरी हमारी एंट्री डिफाइन करती है, ओपनिंग फेज। अगर मैं एकदम टेंशन में हूं तो ऑब्वियसली मैं, जैसे ही बच्चे ने कुछ सवाल किया एकदम बैठ जाओ, या फिर हमारे चेहरे पे वो टेंस दिख रही है, तो ऑब्वियसली वहां से सवाल जवाब होगी ही नहीं, बच्चे डर गए हमसे, अब वो सवाल होगी नहीं, मैं जो बताऊंगा वो लिखेंगे और बस। अब हमारी क्या हुई, वहां पे पैसिव लर्निंग शुरू होगी, बच्चे हमसे एंगेजमेंट हमारी क्लास में हुई नहीं, वो बच्चे बस डर करके लिख रहे हैं, और जो आपने बोला वो सुन रहे हैं, दैट मींस और घर पे जाते। तो ये हमारी ओपनिंग फेज होती है कि किस तरह से हमें स्टार्ट करनी है, कैसे हमें, ऑब्वियसली द लेडीज लाइक दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, मदर टीचर होती हैं वो सब, इसी तरह से हमें एज अ मेल टीचर्स टू, हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वहां से भी रिफ्लेक्शन हो, हमारा बच्चे हमसे रिफ्लेक्ट हो, डरे ना, बट सवाल जवाब हो, ऐसा ना हो कि सवाल पूछने पे मैं गुस्सा हो जाऊं या फिर उनको, राइट। तो ये रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को डिफाइन करती है। तो इस तरह के हमारी क्लासरूम स्ट्रेटजीज, तभी हैप्पी स्कूल एनवायरनमेंट और इसकी क्लासरूम हमारी बन पाएगी, और रिफ्लेक्शन तभी आ पाएगी, अदरवाइज पूरी साइलेंट हो जाएंगे बच्चे हमारे, राइट। तो इन सबको डिफाइन किया गया। एनसीआर ने बोला कि ये सब चारों पांचों चीजें इस पे हमें फोकस करनी है, बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन पे भी, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, नाउ इट्स बिकम द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन हो गई हमारी, एस्थेटिक मतलब लव फॉर आर्ट एंड कल्चर, कल्चर डेवलपमेंट डोमेन। जब भी आप कल्चरल एक्टिविटीज कराते हो, बच्चे बड़े खुश होते हैं उसमें, जैसे हम लोगों ने बोला कि आर्ट एक्टिविटी चल रही है तो बच्चे खुश हैं, इन्वॉल्व है, तो दैट मीन्स दे आर एंगेज्ड, तो हैप्पी है, तो हैप्पी स्कूल एनवायरनमेंट, व्हाई नॉट टू मेक इट अ करिकुलम, नाउ इट्स बिकम द करिकुलम, इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम नाउ। लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट डोमेन, लैंग्वेज के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज भी हमारी बच्चों में ये डेवलप, ठीक है। और प्लस हमारी जो क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन्होंने डिफाइन किया, वहां पे इन्होंने कहा कि ओपनिंग फेज, वही हम लोगों ने बातें किया कि इंट्रोडक्शन में सब कुछ आ जाता है, गेट खोल के जैसे ही टीचर एंटर किया, कैसे वो प्रेजेंट है, वो आपकी पूरी डिफाइन कर दी ओपनिंग फेज। उसके बाद होता है ओपनिंग फेज में आप क्या करते हो, वार्म अप एक्टिविटीज भी करवाते हो बच्चों को। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि ये देखिए एनसीएफ क्या डिफाइन कर रही है, आपकी करिकुलर गोल को डिफाइन कर दिया, मतलब ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, इसकी एक गोल है,
और वो गोल टीचर को पता है कि हमें ये गोल अचीव करनी है, ना कि हमारी सिलेबस कंप्लीट करनी है। सिलेबस कंप्लीशन तो है ही, लेकिन सिलेबस कंप्लीट तब तक नहीं होगी जब तक ये गोल अचीव नहीं कर लिया आपने, करिकुलर गोल। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, ये एनसीएफ, जहां पे केवल 4 से 5 में आप 4 से 5 पेजेस में वो पूरी डिफाइन होगी। ऐसा नहीं है कि 1200 पेज अब आपको पढ़नी पड़ेगी, 900 पेजेस पढ़नी पड़ेगी। इट्स ऑलरेडी डिफाइंड इन दैट, जहां पे करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो डिफाइंड है। जो भी क्लास को पढ़ाती है वो स्टेज वाइज हमने बता दिया था आपको, वो स्टेज वाइज वहां पे डिफाइन होगी। एक बार पढ़ लीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को, इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर सो, एंड देन यू विल गेट द क्लियरेंस कि क्या हमें करनी है। ठीक है, तो आपकी इंट्रोडक्शन हमेशा कुछ ना कुछ वार्म अप एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ ऐसे सवाल जवाब से शुरुआत होनी चाहिए। आप क्या करते हो वार्म अप एक्टिविटीज में, इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक की ऑब्जेक्टिव बच्चों को क्लियर कर देते हो। अच्छा ये बच्चे बताओ कि ये टॉपिक आप पढ़ने से अब क्या क्या होने वाला है, वो आपने ऑब्जेक्टिव में बता दिया। ये हमारी वार्म अप एक्टिविटी है। इसीलिए तो मतलब आपको गोल तो पता था कि हमारी गोल ये है, ये अचीव होगी, तब तक नहीं अचीव होगी जब तक मैं कॉम्पिटेंसी, और कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए बच्चों में हमें उनकी एंगेजमेंट भी चाहिए। अगर वो एंगेज ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली दे विल जस्ट राइट डाउन, लिसन एंड नथिंग विल हैपन। They will not understand the concept. They are not engaged. Engagement level है नहीं तो उनकी एप्लीकेशन हुई नहीं, उनकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप ही नहीं हुई, वो फिर दूसरे ही जोन में चले गए। तो ये ना हो बच्चों की, ये आप वार्म अप एक्टिविटी से शुरुआत करो। शिफ्ट जोन शिफ्ट भी करनी बहुत जरूरी होती है। हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, जहाँ पे बच्चे मान लीजिए सर सोशल स्टडीज पढ़ा रहे थे यहाँ पे क्लासरूम में, और आज की टॉपिक थी हमारी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी, या फिर वहाँ पे साउथ अमेरिकन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे सर, और बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेकर के दे आर ट्रैवलिंग, अभी वो कहाँ अमेजोन के रिवर में, और बच्चे की 45 मिनट घंटे बजी, टीचर गए, तब तक मैथ्स के टीचर उधर एंट्री हो गए। ओके, नाउ टेक आउट योर पेन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रैशनल नंबर, व्हाटएवर लाइक प्राइम नंबर। बच्चों की क्या होगी रिएक्शन, क्या होगी वहां पे बच्चे, अच्छा ये भी पढ़ना था क्या? अच्छा, दे आर फोर्सिबली दे आर नाउ राइटिंग डाउन व्हाटएवर। अच्छा ये भी पढ़ना। अब इंग्लिश हमारी क्या हुई, दिमाग शिफ्ट हुई नहीं। मैं कहा अभी घूम रहा था वहां पे, यार कितना मजा आ रहा था तुम्हें, ये क्या सजा मिल गई हमें, ये पनिशमेंट मिल गया। तो नाउ दे आर ऑलरेडी पजल्ड, अब उनका दिमाग पजल्ड है। आपको क्या करना है, उनके दिमाग को शिफ्ट कीजिए। अब मैं आ गया हूं, नाउ यू हैव टू ट्रैवल, अब मैं, तो आपकी इंटरेस्ट बच्चों में होनी चाहिए, बच्चे आपके इंटरेस्ट क्यों पढ़े आपके साथ। तो ये आपने क्या किया, वार्म अप में ऐसा कर दिया उनको कि अब बच्चे आपके साथ हो गए। क्या होता है, बच्चे आपके फिजिकली तो बैठे हुए हैं, बच्चे मेंटली दे आर प्लेइंग समवेयर। आज हमें क्रिकेट खेलनी है यार, वो प्लानिंग कर रहे हैं आज, उसको ये प्लानिंग चल रही है, बैठे हुए फिजिकली आपके साथ हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन वो मेंटली कुछ प्लानिंग चल रही है वहां पे। बर्थडे पार्टी होने वाली है, हैप्पी बर्थडे बगल वाले का, और वो प्लानिंग चल रही है आज क्या क्या करना है यार वहां पे। तो अब ये ऐसी चीज हो कि बच्चे आपके साथ 50 मिनट दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, एंगेज हो गए। एंगेजमेंट पे फिर सारी कुछ आप निकालवा ले होंगे बच्चों से, जो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उनको भी इंटरेस्ट आपने जगा दिया मैथमेटिक्स में, साइंस में, और जो भी आप टॉपिक इवन सोशल स्टडीज में। तो आपकी ये आपका, उसके बाद कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, कैसे कैसे करनी है आपको, कैसे एक्टिविटी करनी है, वो सब सारी डिफाइन की गई है। सारे कॉम्पिटेंसीज वहां पे डिफाइन कर दिए गए, मैथमेटिक्स पढ़ाओगे ये कॉम्पिटेंसी, और इस तरह की एक्टिविटीज भी तो लेसन प्लान में आपको मिलेगी। जहाँ पे अब यहाँ पे लेसन प्लान आपको, पब्लिकेशंस आपको काफी मदद करेंगे सब, इन्होंने इनकी जो भी बुक होगी, इनके पास लेसन प्लान होगा, टीचर्स मैनुअल होगा, वहां पे पूरी डिफाइन होगी। बट एज ए टीचर आपको लगता है कि ये एक्टिविटी हमें कराने से ये, तो अब आप फ्री होते हो, आप खुद क्रिएटिव हो, आप यू नो हाउ टू लाइक नो आई हैव टू डील विद द किड्स, यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई हैव ऑलरेडी हैव टू प्लान। तो दिस एंड देन प्रैक्टिसेस, दिस इज ऑल एप्लीकेशन पार्ट, एंड दिस ऑल कंबाइंड लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कैसे हो, ये अब आपको डिफाइन करनी है कि कैसे हमारी इस टॉपिक में क्या क्या मैं करवाऊं कि एप्लीकेशन हो। एप्लीकेशन करेंगे बच्चे तभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। और ये प्रसारा पे भी ध्यान रखनी है कि एक्सपेंशन हो नॉलेज की, बच्चों में नॉलेज एक्सपेंशन होगी तभी हमारी, तो नॉलेज एक्सपेंशन होती कैसे, आपने 3 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, उनको ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप में ये प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जब कम्युनिकेट आइडियाज या फिर अपने कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इनकी जितने भी कॉन्सेप्ट, जितना दिमाग था इन्होंने समझा इस बच्चे ने, अब ये भी बच्चा, तीनों बच्चा एक साथ, तो दैट मींस 3 आइडियाज तो इनको ऐसे ही मिले, इस बच्चे को भी 3 आइडिया, इस बच्चे, तो क्या होगी हमारी एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। तो इस तरह से ये फायदे हैं हमारा, जब पीयर लर्निंग होती है, साथ में कुछ काम करते हैं बच्चे, लर्न करते हैं, एक दूसरे से भी लर्न कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। तो ये सब सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी के बारे में बातें कर रहा था। चौथा गोल क्वालिटी एजुकेशन, एंड ये सब सारी जितने भी गोल है हमारे पार्ट ऑफ द करिकुलम, जहाँ पे अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी जो भी है, सोलर पावर एनर्जी, विंड, ये सब सारी इंडिया ऑलरेडी काम कर रही है, बच्चे भी हमारे अवेयर हों, इसके लिए ऑलरेडी करिकुलम में आपका ये डिफाइन कर दिया गया।
ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम जितने भी थी हमारी GCET, ऑब्वियसली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 21st सेंचुरी स्किल्स है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। यही करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज की बातें कर रहा था मैं, जहाँ पे करिकुलर गोल्स इस तरह से मेंशन होगा और इस हर एक करिकुलर गोल्स के साथ कुछ कॉम्पिटेंसीज मेंशन होगी, जो C स्टैंड्स फॉर द करिकुलर कॉम्पिटेंसीज और CG स्टैंड फॉर द करिकुलर गोल्स। और प्लस ये देखेगा इस तरह से, अगर जहां जहां पे मार्किंग की गई है C1.3 दैट मींस करिकुलर गोल नंबर 1 और कॉम्पिटेंसी नंबर 3, इस तरह से हमें पढ़नी है इसको। C1.6 का मतलब है कॉम्पिटेंसी नंबर करिकुलर गोल नंबर 1 और कॉम्पिटेंसी नंबर 6, इस तरह से हमें पढ़नी है। हर एक करिकुलर गोल्स, मैथ्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो, फिजिक्स की हो, बायो हो, हर के साथ एक करिकुलर गोल होगा टॉपिक के साथ, और हर एक गोल के साथ हमारी कॉम्पिटेंसी है जो बच्चों में हमें डेवलप करनी है। कॉम्पिटेंसीज, क्षमताएं डेवलप करनी है और वही क्षमताएं, वही कॉम्पिटेंसी हमें असेसमेंट में असेस करनी है बच्चों को, ठीक है। तो यही है मेनली NCF NEP। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आप एक बार उसको 15 मिनट लगेगा आपको, वो डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा, आप आपको समझ में, ठीक है। और परसेंटेज वाइज ऑलरेडी हमने बता ही दिया था आपको कि ये परसेंटेज है, ठीक है। तो ये NCF हम लोगों ने फास्टली हमने ये किया, उसमें एक चीज मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि करिकुलर गोल्स, इसमें कंफ्यूजन ना हो। करिकुलर गोल्स कॉम्पिटेंसीज इसको कैसे डिफाइन किया इन्होंने, एक एग्जांपल देख लीजिए जरा। ये इसको पढ़ेगा जरा, डेवलप्स हैबिट्स दैट गिव देम हेल्दी एंड सेफ। ये मान लीजिए सिंपल सा करिकुलर गोल है जो हमें अचीव करनी है, हो सकता है ये हमारा साइंस का गोल हो या जहाँ हो, ठीक है। ये गोल हमें अचीव करनी है, मतलब ये गोल किसके लिए है? टीचर्स के लिए, मालूम है उनको, ये टॉपिक पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है इनको ये पता है। तो डेवलप्स हैबिट दैट गिव देम हेल्दी एंड सेफ, ये हमें पढ़ानी है टॉपिक, तो ये चीजें हमें अचीव करनी है। अब ये अचीव होगी कैसे? तो इन्होंने क्या ये 6 कॉम्पिटेंसीज है जो बच्चों में अब आप डेवलप करो। अब ये एक कॉम्पिटेंसी जरा पढ़िएगा, ये क्या बोल रहे हैं? अंडरस्टैंड अनसेफ सिचुएशंस एंड आस्क फॉर हेल्प। सिंपल सी ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। मान लीजिए बच्चों में क्या मतलब है इसका, कि जब भी मैं अनसेफ सिचुएशंस में हूं तो मुझे करनी क्या है, ये आपने हमें कॉम्पिटेंसी हमें डेवलप करनी है, ये स्किल हमने डेवलप की। और क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे मैं अनसेफ, कोई हमें बॉडी टच ही करने, आज मैं बच्चा हूँ 8th का और मुझे 12th का बच्चा कहीं पे अकेला मिल करके हमें कुछ करने की कोशिश कर रहा है। नाउ आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट एक्शन आई हैव टू डू, उसको पता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसीज इस तरह की है जो आपको मैथमेटिक्स में अलग कॉम्पिटेंसी होगी, आपने फ्रैक्शंस बता रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटेंसी है जो बच्चों में हमें डेवलप करनी है। उसी तरह से फिजिक्स की होगी तो अलग अलग, तो इसके एक बार पढ़ लीजिएगा, बस मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया था। तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट है NEP NCF, और आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई, कुछ भी इसमें चीजें नहीं थी। ये चीजें बस आपको अब ध्यान में रखनी है कि हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं इन NCF और NEP के इर्द गिर्द हमारी घूमनी चाहिए, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बातें किया, ओपनिंग फेज कैसे करनी है, तो वार्म अप इन सबके साथ जो इन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन करो, ये करो, वो करो। उसके बाद हमारी एक्टिविटी बेस्ड हमारी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे कैसे बिल्डअप हो, वो अब आपको देखना है कि किस तरह की हमारे वो एक्टिविटीज। अब लेसन प्लान आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है, और लेसन प्लान उनकी भी कंपनी दे रही है आपको लेसन प्लान। आप जस्ट मैनुअल में कंप्लीट लेसन प्लान होती है, एक्टिविटी भी उसमें प्लान करके ऑलरेडी दिया हुआ है। उसमें जो जो एक्टिविटीज उन्होंने डिजाइन करके दी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल बाहर से खरीदनी है, ये करनी है। बेस्ड आउट ऑफ बेस्ड भी है जो कि आप घर में बच्चे ढूंढ करके भी वो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जरा एक बार देख लीजिएगा, ऑलराइट। तो इसमें हम लोगों ने 3 फेजेस की बातें की थी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एक ओपनिंग फेज, और उसके बाद हमारा क्या होता है लेसन प्लान फेज होती है। उसके बाद एक क्लोजिंग फेज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जो लास्ट फेज होती है हमारी, जहां पे मैं कैसे क्लोज कर रहा हूं अपनी क्लास को, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। वो भी क्लोजिंग फेज में आती है, क्योंकि टीचर्स क्या होता है, उन्होंने अपनी 100% 200% एफर्ट तो दे दिया, लेकिन उधर से क्या आउटपुट हुई आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप जब क्लोज हो, 45 मिनट में घंटी बजनी है, आपको पता है 40 मिनट्स में आपने रैप अप कर दिया क्लास, 5 मिनट अब आप now you take the time for either you give the chance for asking the question or you ask the question from the kids। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्टिविटी हमें लास्ट में निकलने से पहले मैं जांच लूं कि बच्चों में मैं जो पढ़ा रहा था, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ समझ में आई या नहीं। यही मैं एग्जांपल दिया कि फिजिकली तो प्रेजेंट थे, मेंटली भी थे या नहीं मेरे साथ, वो भी अब आपको जांचनी है, जिससे कल की डेट में फिर जब आए तो वो लोग पूरे अटेंटिव हो। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज आप प्लान आउट कर सकते हो, जहाँ पे कोई रफ पेपर, अच्छा चलिए एक रफ पेपर आपने लिया, और राइट। तो ये क्लोजिंग फेज में आप किस तरह से एक्टिविटी आप डिजाइन करें, कोई भी अब मान लीजिए मैं बाहर निकल रहा हूं, हमारी क्लासेस खत्म होगी, मैंने क्या किया कि अब मैंने अपनी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स से हो या फिर जो भी अकाउंटेंसी मैं पढ़ा रहा था, अब मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन इस बच्चे से पूरा कर दिया, ठीक है।
अब ये बच्चा ने आंसर किया, अब इसको थ्रो आउट कीजिए, किसी और पे फेंकिए। अब इस बच्चे ने इस बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा उसी टॉपिक से, राइट? ही वाज देयर इन द क्लासरूम आई होप, एंड देन ही आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द। अच्छा, अब आप इस बच्चे के पास जवाब होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब आपने मैंने कहा आप किसी और पे भेजिए। अब इस बच्चे ने सोचा कि अच्छा ये बच्चा काफी स्मार्ट बन रहा था, और उसने उस पे ही फेंक दिया और सबसे टफ ट्रिकी क्वेश्चन उस बच्चे से पूछ दिया, राइट? सबसे उस टॉपिक का ट्रिकी क्वेश्चन उससे पूछ दिया। उसको लग रहा था यार बहुत बोल रहा है, रुक जा। और उसको अब वो बच्चा बेचारा खड़ा होगा, आसमान इधर देखेगा पहले, एंड ही डजंट हैव द आंसर। दूसरे बच्चे क्या होंगे? ऑब्वियसली ही विल स्माइल और दे विल स्माइल और लाफ एट दैट किड। वो बच्चा बेचारा, अब नेक्स्ट डे क्या होगी आपकी? जैसे ही क्लासरूम में एंटर हुए सारे बच्चे, ओ माय गॉड ये बॉल अब हमारे ऊपर ना, हमारी नहीं तो आज बेइज्जती हो जाएगी। तो दैट मीन्स एवरीबॉडी इज नाउ ऑन यू। तो दैट मीन्स 45 मिनट्स आपकी एकदम सेट हो गई। तो ये क्लासरूम स्ट्रेटजीज है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको अपनानी है। अब आप किस तरह से हमारी आपकी एक्टिविटी चलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, नाउ दैट्स यू नीड टू डिफाइन। उसके बाद लेसन प्लान में वो मदद कर देंगे आपको। लेसन प्लान आपको दे दिया। अच्छा, लेसन प्लान क्लासरूम में जाने से पहले इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स 10 मिनट्स टू रीड अ लेसन प्लान। आपको मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि व्हाट्सएप पे ही चला जाए आपके लेसन प्लान, तो जिससे आप ऑलरेडी घर पे भी प्रिपेयर हो जाए 15 मिनट। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रही हो, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या साइंस की कोई भी टॉपिक हो, या मैथमेटिक्स हो, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। 15 मिनट आपने पढ़ लिया उसको कि कल हमें ये डिलीवर करनी है, इस तरह की ये एक्टिविटीज प्लान है, हमें ये क्वेश्चन हमें इन ग्रुप के बच्चों से पूछनी है, या ये एक्टिविटीज में ये ग्रुप हमारे शामिल होने चाहिए, एंड दे विल प्रेजेंट। इसलिए क्लासरूम टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बातें किया, जहाँ पे आप देखिएगा, हमेशा गौर कीजिएगा कि जब आप पढ़ाती है बच्चों में, आप लेक्चर दे रही हैं, तो वहां पे क्या हो रही है, 5% ही बच्चों में समझ में आती है। 5% समझ में आ रही है जब आप बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, लेक्चर दे रहे हो वहां पे। बट जैसे ही आप बच्चों सेल्फ स्टडी करते हैं, रीड कर रहे हैं, वहां पे 10% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन ऑडियो विजुअल जब आप दिखाते हो, वही आर्ट इंटीग्रेशन और इस तरह से ऑडियो विजुअल दिखा रहे हो, या फिर आपके पास जो एनिमेशन ये सब शो करते हो, आप पिक्चर बेस्ड आप टीचिंग कर रहे हो, तो वहां पे हमारी 20 to 30% हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है। डेमोन्स्ट्रेट करके जब कुछ भी दिखाती है टीचर, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करके बना करके बता रहे हो, तो दैट मींस हमारी 30% अंडरस्टैंडिंग वो समझ में आती है। लेकिन जैसे ही मैं डिस्कशन अप्रोच ले रहा हूँ, बच्चों को बोला ओके टॉपिक हमने दे दिया, नाउ यू नीड टू डिस्कस, एंड आफ्टर 5 minutes everybody is in a different group, they are discussing on the topic. You discuss yourself and point out 5 important points जो आप लोगों ने डिस्कस करके निकाले, कैसे इसको सॉल्व करोगे, आकर के यहाँ पे प्रेजेंट करो। क्या होगा बच्चे, ये डिस्कशन अप्रोच में 50% तो हमारी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई। और जैसे ही प्रैक्टिस डूइंग, बच्चे जब सेल्फ, वो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, वो 75% to 80% हो जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चे टीच अदर्स यहाँ पे आकर के वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही हमारी 95% हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बिल्ड हो गई व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग फॉर अदर्स, इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बच्चे यहाँ पे आ गए, ग्रुप ऑफ बच्चे, 5 बच्चे आए, उस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप दिए हो, मान लीजिए एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूं, एक प्रोजेक्ट दिया आपने असाइनमेंट करने के लिए, वो प्रोजेक्ट करके बच्चे, और ये ग्रुप प्रोजेक्ट है जहाँ पे बच्चे ने घर से ग्रुप में करके आए हैं, एंड नेक्स्ट डे दे आर प्रेजेंटिंग दैट टॉपिक। मेक श्योर इट्स 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट इन बच्चों की तो क्लियर हो ही गई है। दूसरे बच्चे जो बैठे हुए हैं, 95% ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग इज सॉल्व। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड आई डोंट वांट 25 में हम लोगों को ब्लॉक करनी थी, क्योंकि आप छुट्टी की टाइम को प्लीज ऑलरेडी प्लान आउट की ये कैन वी डू दिस। लास्ट एक्टिविटी कर रहे हैं और इधर से म्यूजिक चल रही है, ठीक है, आप भी ऐसे ही थे, राइट? देखिए अब बच्चे कैसे, उनका अटेंशन कैसे बन रहा है आपको पता नहीं। कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैंने देखा है खुद अपने कॉलेज में, और ही इज टीचिंग इन कैम्ब्रिज राइट नाउ। वो क्या करता था, 15 मिनट आधा घंटा पढ़ा और फिर अपने कमरे से निकल गया और घूम रहा है कॉलेज में, घूम गया फिर आधे घंटे पढ़े। हमेशा वो बाहर ही दिखता था, जब भी निकलो क्या यार कब पढ़ लिया कब। एंड वो यूनिवर्सिटी टॉपर, ही वांट टू ऑक्सफोर्ड से निकल के अब पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं डिफरेंट हमें, इसलिए यही मैं बोल रहा था कि हर बच्चों में अपनी अपनी इंटेलिजेंस है। एक टेस्ट आप लेकर के उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये पिक्चर क्या दर्शा रहा है, ये चीजें जो क्या होता है, एक क्लासरूम में हमारे पास 50 बच्चे हैं। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे एक जंगल में टेस्ट वेस्ट हो रही है, कुछ दी गई, उनको टेस्ट दी गई, सारे तरह के बच्चे हैं वहाँ पे। हमारे ओशंस के भी एनिमल्स आ गए थे, क्योंकि उनको भी इनविटेशन चली गई थी, उनके जो हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब होंगे कि कल टेस्ट होने वाली है वहाँ पे, वो लोग भी आ गए वहाँ पे। शार्क और वेल जो है वो भी पार्टिसिपेट कर लिया इन्होंने, सब लोग एक इकट्ठा हो गए। टीचर एक बैठे हुए हैं
अच्छा, अब असाइनमेंट शुरू हुई और असाइनमेंट में क्या दी गई? सबको पेट पे चढ़े। एक असाइनमेंट दी गई, सबको पेट पे चढ़नी है। जो भी चढ़ गया 200%, 200%, 100%। अब कौन आया होगा 200% मार्क्स? किसको मिली हुई फुल मार्क्स? किसको मिली होगी? अंदर को मिली होगी फुल मार्क्स। वहां पे टाइगर और लॉयन भी था। शेर को कहा कि बेटा जाने दे, टीचर को जाने दे, आज तेरे को मैं बताता हूँ इंटेलिजेंट कौन है, मैं बताऊंगा अपनी इंटेलिजेंसी वहां पे दिखाता हूँ। और वेल और शार्क बोला होगा, क्या बोला होगा? अच्छा आजा तुम पानी में आ जाओ, अब मैं अपनी इंटेलिजेंस वहां दिखाता हूँ तेरे को। ठीक है, तो क्या हो रहा है स्कूल में? क्या हो रही है? एक टेस्ट लिया, उसमें सारे बच्चे अलग अलग दिमाग के, सबको एक ही क्वेश्चन आंसर करनी है, एक ही तरह, थोड़ी सी डिविजन हुई, मार्क्स कट हुई और हमने उसको लास्ट में एक सर्टिफिकेशन दे दिया। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हर बच्चों में अपने अपने स्किल है। कोई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है हमारे बच्चे, तो उसको आप डिबेटिंग और इस तरह की चीजें कराते हो, आप कभी प्रेजेंटेशन करा रहे हो, कभी आपका यहाँ पे एक स्कूल में 50th अवर्स है बोलने के लिए, उसको दिया आपको, वो बोलने में काफी कर। कोई बच्चा हमारा राइटिंग पैटर्न काफी उसकी अच्छी होती है, क्रिएटिव राइटिंग, कोई भी टॉपिक दिया आपने राइट एंड सम स्टूडेंट, हर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है उसकी, इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट उस पर आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हमारी वही फॉर्मेटिव असेसमेंट जमा हो रही है, जो हमारी क्रेडिट स्कोर जमा हो रही है। जो बच्चा जिस चीज में है वो वहां पे झलकने लगेगा, एसपीसी में वो झलक नहीं होगी, ये बच्चा इस चीज में अच्छा था, वो उस चीज में आगे बढ़ जाएगा आगे चलते। तो ये चीजें मेनली थी और आ गया वो एक्शन।